Paying Guest, a thriller Hindi series. Written by Chandradhar Mishra. Produced by My Lang Audio. भाग 1। मिसेज मालती खन्ना अचानक आ गई इस मुसीबत से बहुत परेशान थी। वह एक करीब 62 साल की स्वस्थ शरीर की विधवा महिला थी। उनके पति सुरेश खन्ना का 2 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। खन्ना साहब लोक निर्माण विभाग में वित्त अनुभाग में कार्यरत रहे थे और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने नंबर 1 और नंबर 2 मिलाकर खूब पैसा कमाया था। 1-2 मंजिला शानदार घर भी बनवाया था, लेकिन सेवानिवृत्त होने के 1 साल बाद ही उनका निधन हो गया था। मालती और सुरेश के कोई संतान न थी। पति के निधन के बाद मालती अकेली हो गई थीं। इतना बड़ा घर अकेले रहने को काटने दौड़ता था। तब उन्होंने विचार किया कि नीचे वाले पोर्शन को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने निचले वाले भाग में कुछ परिवर्तन कराकर उसे ऐसा स्वरूप दे दिया कि उसमें कुछ लोग रह सके। यह भी व्यवस्था की थी कि रहने वाले पेइंग गेस्ट के रूप में ही रहें। 5 लोगों के रहने की व्यवस्था हो गई थी। रहने वालों के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए तथा अन्य हाउसकीपिंग कार्य के लिए उसने एक महिला कर्मचारी भी लगा ली थी। मालती ने यह भी तय किया था कि उसके गेस्ट हाउस में पेइंग गेस्ट के रूप में हमेशा लड़कियां ही रहेंगी। इस निर्णय के पीछे उनका यही विचार था कि लड़कियां मूल रूप में सीधी होती हैं और उनके पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने की स्थिति में गेस्ट हाउस चलाना थोड़ा आसान होता था। इस पेइंग गेस्ट व्यवस्था से मिसेस खन्ना को कई फायदे थे। पहला फायदा तो जगजाहिर था, उन्हें पैसे मिलने लगे थे। दूसरा, लड़कियों के रहने से घर में चहल पहल रहती थी। उनका अकेलापन खत्म हो गया। और सबसे बड़ा फायदा यह कि जब लड़कियों के लिए खाना बनता था तो उनके लिए भी बन जाता था। एक अकेले व्यक्ति के लिए सिर्फ अपने लिए खाना बनाना अत्यधिक आलस्य का काम होता है। वह इस झंझट से मुक्ति पा गई थीं। चूंकि उनका गेस्ट हाउस शहर के बीचों बीच में था, अतः हमेशा किराएदारों से भरा रहता था। ज्यादातर पेइंग गेस्ट लड़कियां विभिन्न विभागों में कार्यरत थीं। छात्राओं को प्रतिबंधित तो नहीं किया गया था, लेकिन पैसे के लेन देन में खिच-खिच न हो, इसलिए उन्हें वह अवॉइड ही करती थी। मालती खन्ना एक कड़क और तेज महिला थी। पूरे गेस्ट हाउस पर उनका नियंत्रण था। हर लड़की के हर क्रियाकलाप पर उनकी नजर रहती थी। कौन लड़की किस ऑफिस में काम करती है, कितने बजे घर से निकलती है और कितने बजे लौटती है, किसका मूल निवास कहाँ है और किसके परिवार का स्टेटस क्या है, ये सब उनको मुनहसबानी याद रहता था। मिसेस मालती लड़कियों के लिए एक फ्री का अलार्म थीं। किस लड़की को किस समय उठाने से उसे ऑफिस जाने में देर नहीं होगी, यह सब उन्हें बखूबी याद रहता था। इस दायित्व को निभाने में वह कोई कोताही नहीं करती थीं। इससे उनका समय भी पास हो जाता था और लड़कियों को घर से इतनी दूर लोकल गार्जियन भी मिल जाता था। कोई लड़की जब शहर में पहली बार आती थी तो उसके साथ कोई न कोई बड़ा बुजुर्ग भी आता ही था। वह अभिभावक जब मालती खन्ना से मिलता था तो उनके व्यवहार और लड़कियों के प्रति उनके मन में मौजूद जिम्मेदारी को देखकर अपनी बच्ची के प्रति निश्चिंत होकर जाता था। ऐसा भी नहीं कि उनके यहां गलत लड़कियां रहने आई ही नहीं, लेकिन इस मामले में उनकी नजर बहुत तेज थी। तुरंत ताड़ लेती थीं। आखिर वह भी तो कभी जवान रही थीं और उस उम्र में लड़कियों के मन में क्या चला करता है, ये वह अच्छे से जानती थीं। ऐसी लड़कियों को वह तुरंत बाहर का रास्ता दिखाती थीं। उन्हें अपने गेस्ट हाउस का माहौल नहीं खराब करना था। आसपास के एरिया में उनके गेस्ट हाउस की जो रेपुटेशन थी, उसे वह धूमिल नहीं होने दे सकती थीं। इसके लिए चाहे उन्हें महीने 15 दिन का किराया भी छोड़ना पड़े, वह उन्हें सहर्ष स्वीकार था। धीरे धीरे उनके गेस्ट हाउस की ऐसी इमेज बन गई थी कि अब उनके यहां सीधी सादी लड़कियां ही रहने आती थीं।
लेकिन वह मालती वैदेही के केस में कैसे चूक गई, वह खुद न जान सकी। वैदेही शुक्ला करीब 22 वर्षीय युवती थी, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत थी। देखने सुनने में सुंदर और बातचीत में प्रवीण, अपने काम से काम रखने वाली। लोगों के बीच सिर्फ डाइनिंग हॉल में बैठती थी जब उसे ब्रेकफास्ट डिनर करना होता था, वरना अपने आप में ही मग्न रहने वाली। वैसे वैदेही में ऐसी कोई खराबी नहीं थी जो आजकल की लड़कियों में होने पर लड़कियों को खराब घोषित कर दिया जाता है। वास्तव में वह एक रहस्यमय लड़की थी। वह 2 जिंदगी जीती थी। एक वह जो सभी सामान्य व्यक्ति जीते हैं, खाना पीना, सोना जागना, अपने ऑफिस जाना इत्यादि, लेकिन उसकी एक दूसरी दुनिया भी थी। उस दुनिया के उसके सब जानने वाले इस दुनिया के लिए अपरिचित और आश्चर्य की वस्तु थे। उसके ना चाहते हुए भी उसकी दोनों जिंदगियां मिल जाती थीं। इस दोहरी जिंदगी के कारण उसका व्यक्तित्व भी मिश्रित हो गया था। कभी उसमें सामान्य युवती के लक्षण दिखते थे तो वह कभी एक रहस्यमय जादूगरनी जैसा व्यवहार करने लगती थी, जैसे वह उस पारलौकिक दुनिया के हर रहस्य को समझती हो। सामने वाले के मन में उसका रहस्यमय रूप भय पैदा करता था। मालती जल्दी ही वैदेही के दोहरे चरित्र से वाकिफ हो गई थी और पहले उसके मन में यह विचार भी आया था कि उस लड़की को निकाल बाहर किया जाए, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इसमें उसका भी एक स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था उसका, यह आपके सामने आगे प्रकट होगा। वही वैदेही शुक्ला एक दिन अपने कमरे में मृत पाई गई। उस दिन 8 बजे मालती ने जब वैदेही का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ही उसका कमरा रहस्यमय तरीके से बंद हो जाता था, लेकिन ऐसा भी नहीं होता था कि अंदर से कोई प्रतिक्रिया ही ना आए। एक विचित्र सी प्रतिक्रिया आती थी। फिलहाल मालती वहां से चली आई थी। 15 से 20 मिनट बाद वह फिर लौटी थी। दोबारा फिर दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कमरे में निरंतर निस्तब्धता ही छाई रही। इस बार मालती ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दरवाजा न खुला। धीरे धीरे 10 बज गया था। दरवाजा न खुलना था और न ही खुला। उस समय तक अन्य सारी लड़कियां अपने अपने काम पर निकल गई थीं। अब मालती अकेली थी। वह सोच रही थी, इतनी देर तक तो कभी दरवाजा बंद नहीं रहा। 1-1.25 घंटे के बाद तो जब वह पूर्व में कभी दरवाजा बंद करती थी, कमरा खोल दिया करती थी। आज तो 2 घंटे के बाद भी कमरा नहीं खुला था। अब मालती के मन में चिंता आ गई थी। उसने वैदेही की बैंक फोन लगाया था, यह पता करने को कि आज बैंक बंद तो नहीं है। फोन ब्रांच मैनेजर ने उठाया था। मैनेजर ने बताया था कि आज बैंक खुली थी और वैदेही ने छुट्टी वगैरह की कोई बात भी नहीं की थी। मालती के यह बताने पर कि वैदेही का कमरा अंदर से बंद है और कमरे के अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है, मैनेजर ने पुलिस को इन्फॉर्म करने का सुझाव दिया तथा शीघ्र ही वहां पहुंचने की बात मालती से कही। इसके बाद भी उसने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया। उसने पहले हाउस केयर टेकर जमुना से विचार विमर्श किया। जमुना ने अपने पति को सारी बात बताई और तुरंत वहां आने को कहा। फिर दोनों महिलाओं ने उस बारे में फैसला करके पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जांच दल में एक सब इंस्पेक्टर, एक पुरुष कांस्टेबल, एक सिंगल स्टार वाली महिला सहायक सब इंस्पेक्टर तथा एक महिला कांस्टेबल थीं। दल का मुखिया सब इंस्पेक्टर काफी समय से इसी थाने में कार्यरत था और वह इस गेस्ट हाउस से परिचित था। उसे यह मालूम था कि इस गेस्ट हाउस में केवल महिलाएं ही रहती हैं, अतः उसने दल में 2 महिला पुलिसकर्मी भी जोड़ ली थीं। पहले तो पुलिसकर्मियों ने भी 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरे की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मजबूरन पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। अब कंधे की टक्कर से दरवाजे खोलने का काम तो फिल्मों में ही दिखता है। वास्तविकता में दरवाजे खोलने का काम कारपेंटर ही करता है।
सब इंस्पेक्टर ने भी एक कारपेंटर को ही बुलाया था। दरवाजा खुला और अंदर का जो दृश्य नजर आया उसने अच्छे अच्छों की रूह कंपा दी। कमरे की दीवार पर एक डरावनी शक्ल का पोस्टर चिपका था। कमरे में हल्की रोशनी वाला लाल रंग का एक बल्ब जल रहा था, जिसके कारण हर चीज लाल रंग की दिख रही थी। उस पोस्टर पर काले रंग का टीका लगा था और पोस्टर के नीचे जमीन पर कुछ लाल गुलाब चढ़े थे। वहीं पर बुझी हुई धूप बत्ती और उसकी राख पड़ी थी तथा वैदेही और डरावने पोस्टर के बीच एक हवन कुंड रखा था। वह भी बुझा था, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि उसमें कुछ देर पहले हवन हुआ होगा। हवन कुंड से थोड़ा हटकर औंधे मुंह वैदेही पड़ी थी। उसका सिर डरावने पोस्टर की तरफ था, जबकि पैर दरवाजे की तरफ थे। वैदेही के शरीर के चारों तरफ खून बिखरा था, जो अब तक सूख गया था। प्रथम दृष्टया ही पता चल रहा था कि वह मर चुकी थी। तब महिला कांस्टेबल ने हाथों में ग्लव्स पहनकर लाश को सीधा कर दिया। सीधा करने पर जो दिखाई दिया, उसने दरवाजे पर खड़ी मालती और जमुना के मुंह से चीख निकलवा दी। वैदेही के गले में चाकू घुसा था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर उसकी ही गर्दन से निकला खून लिपटकर सूख गया था और उसके कारण उसका चेहरा बहुत विभत्स दिख रहा था। थोड़ा ही खोजने पर एक कागज पड़ा मिल गया, जिस पर लिखा था, मेरे इष्ट देव, जिन्हें शैतानों के देवता भी कहते हैं, मुझसे बहुत दिन से नाराज थे। आज मैंने अपनी आराधना से उन्हें प्रसन्न कर लिया है। उन्होंने मुझे साथ चलने का आदेश दिया है। मैं भला ऐसे स्वअवसर को कैसे छोड़ देती? हर एक को तो शैतानों के देवता अपने साथ चलने को नहीं कहते। मैं जा रही हूं। मेरी मृत्यु की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शरीर जरूर त्याग दे रही हूं, लेकिन दूसरी दुनिया में भी तो प्रवेश कर रही हूं। वह दुनिया जो यहां से बहुत अच्छी है। भाग 2। कमरे के अंदर पुलिस के फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम अपनी जांच की कार्यवाही में लगी थी। फोटोग्राफर विभिन्न कोणों से मृतका की तथा आसपास की अन्य वस्तुओं की फोटोग्राफी कर रहा था। वैदेही की बैंक का मैनेजर पुलिस की टीम के पीछे पीछे ही वहां आ गया था। वह 35 से 36 वर्षीय युवावस्था और अधेड़ावस्था की विभाजन रेखा पर खड़ा व्यक्ति था और अपनी मातहत कर्मचारी की मौत से हतप्रभ और परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट कह रहे थे कि वैदेही की मौत ने उसे उस सीमा से अधिक दुख दिया था, जितना एक ऑफिसर को अपनी मातहत की मौत से होना चाहिए था। इसे सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने भी नोटिस कर लिया था। विक्रम सिंह करीब 45 साल का, 6 फुट से अधिक लंबाई का, सांवले रंग लेकिन बलिष्ठ शरीर का मालिक था। उसके शरीर में उसकी नौकरी के लिए सबसे अनुकूल जो चीज थी, वह थीं उसकी आंखें। बड़ी बड़ी और गहरी आंखें जो सामने वाले की आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाती थीं और सामने वाले के दिल में एक सिहरन सी दौड़ा देती थीं। और उस काइयां सब इंस्पेक्टर ने बैंक मैनेजर से खुद ही बात करना तय किया था, जबकि मालती खन्ना से बात करने के लिए उसने अपनी असिस्टेंट एएसआई विनीता गोयल को इशारा कर दिया था। मृतका के कमरे में फैले साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे थे कि लड़की के दिमाग पर तंत्र मंत्र ने ऐसा प्रभाव डाला था कि वह विवेकहीन हो गई और उस अविवेक की अवस्था ने उसे आत्महत्या करने को उकसाया और उसी का परिणाम था कि वह मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी थी। लेकिन विक्रम सिंह जैसे घाघ पुलिसिये को सीधे रास्ते पर चलना तो पसंद ही न था। उसका मानना था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। दिखने वाले साक्ष्य प्लॉट भी किए जा सकते हैं। किसी चतुर हत्यारे ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हो सकती हैं कि हालात आत्महत्या का इशारा करें। इसी दिशा में वह अपनी जांच बढ़ाना चाहता था। यही सोचते हुए सब इंस्पेक्टर और मैनेजर घर के बाहर आ गए थे।
विक्रम सिंह विभागीय बोलेरो के पास जा पहुंचा और ड्राइवर से बोला, एसी ऑन कर दो और तुम जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जी सर, बस 2 मिनट। ड्राइवर ने कहा और एसी ऑन करके वहां से चला गया। मैनेजर साहब, संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम शिवम आहूजा है और मैं इस ब्रांच में पिछले 2 साल से मैनेजर हूँ। वैसे मेरी बैंक में पोस्टिंग 2008 में पीओ के तौर पर हुई थी और विभागीय दूसरे प्रमोशन के बाद इस छोटी ब्रांच में स्केल 2 का मैनेजर हूँ। इतना कहकर मैनेजर चुप हो गया। शायद अपनी समझ से उसने सारी बात बता दी, लेकिन सब इंस्पेक्टर इतनी जानकारी से संतुष्ट न था। कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड, कुछ मृतका के बारे में बताइए। सब इंस्पेक्टर उसकी इस खामोशी से कुछ रूखे स्वर में बोला, जी सर, बताता हूँ। मैनेजर हड़बड़ाकर बोला, फिर अपने को संभालता हुआ बोला, जैसा कि मेरे नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि मैं पंजाबी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मूल रूप से पंजाब के मोंगा शहर का रहने वाला हूँ। जॉब के कारण मेरे पापा दिल्ली चले आए थे और उन्हीं की तरह जॉब के ही कारण भटकता हुआ मैं यहाँ आ गया। शादीशुदा हैं? हाँ, लेकिन विधुर हूँ। शादी के 2 वर्षों बाद ही पत्नी का निधन हो गया था। दूसरी शादी नहीं की। आहूजा ने विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए कहा, अब वैदेही के बारे में कुछ बताइए। सर, वह 1.5 वर्ष से मेरी ब्रांच में थी। यहाँ उसकी पहली पोस्टिंग थी। फादर उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने उसे उसके हाल पर छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। वैदेही का पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। जो तुम्हारे मन में फीलिंग्स थीं, वही क्या उसके मन में भी थीं तुम्हारे लिए? सब इंस्पेक्टर ने अचानक से नजरें गड़ाते हुए प्रश्न किया। मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही सब कुछ समझ गया हूं। प्रश्न समझने के लिए शीशे में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैनेजर आहूजा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए, लेकिन वह बोला कुछ नहीं। क्या आपको मालूम था यह लड़की जादू टोना टोटका करती थी, शैतानी शक्तियों की पूजा पाठ करती थी? सब इंस्पेक्टर ने अपनी धारदार आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, आज से पहले नहीं जानता था। बैंक में इसकी कोई हमउम्र सहकर्मी थी जिससे वह अपने दिल की बात किया करती हो? वह हमारे ब्रांच की इकलौती महिला कर्मचारी थी, अतः दिल की बात करने का कोई माध्यम था ही नहीं। कोई ऐसा पुरुष सहकर्मी जो उसके नजदीक हो और जिससे वह अनऑफिशियल बात भी कर लेती हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वह नजदीक हो। वह सिर्फ काम से काम रखने वाली लड़की थी। मैंने कभी उसे किसी से बेतकल्लुफ होते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ एएसआई विनीता गोयल मालती खन्ना से बातचीत कर रही थी। दोनों मालती खन्ना के ड्राइंग रूम में आमने सामने की कुर्सियों पर बैठी थीं। विनीता गोयल की पुलिस महकमे में भर्ती कांस्टेबल के रूप में हुई थी और 25 साल की नौकरी के बाद अब एएसआई हो पाई थी। इतने साल की सर्विस में उसने पुलिस महकमे के सारे गुण सीख लिए थे और सबसे प्रमुख बात जो उसने अपने रूटीन में शामिल की थी कि घटना से संबंधित सभी लोगों में से संदिग्ध को चुनना पुलिस का काम नहीं है। हर एक पर शक करो। यह सामने वाले की ड्यूटी है कि वह अपने को निर्दोष सिद्ध करे। और सबसे बड़ी बात कि वह मालती खन्ना से अपरिचित थी और न ही उसकी साफ सुथरी छवि से वाकिफ थी। इसीलिए वह मालती जी से उसी अंदाज में बात कर रही थी। मृतका कितने समय से आपके गेस्ट हाउस में रह रही थी? करीब 1 साल से। इसकी नौकरी भी तो कम समय की ही थी। हाँ, वह बताती थी। 1.5 वर्ष हुए थे उसकी नौकरी लगे। शुरुआती 6 महीने वह एक गर्ल्स हॉस्टल में रही थी, फिर मेरे यहाँ आ गई। कैसी लड़की थी यह? मेरा मतलब है इसका व्यवहार, दोस्त सर्किल और खान पान। निहायत शरीफ लड़की थी, अपने काम से काम रखने वाली, घर से बैंक और बैंक से घर, बस यही उसकी जिंदगी थी। दोस्त उसका कोई था नहीं और खान पान से संबंधित उसमें कोई बुरी आदत कभी दिखी नहीं। मालती ने जवाब दिया। लड़की के कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ आते थे या यह अपने घर जाती थी? एएसआई विनीता ने नया प्रश्न किया। पिछले 1 वर्ष में तो कोई रिश्तेदार आया नहीं।
घर भी सिर्फ एक बार गई है। असल में उसके माँ बाप थे नहीं, मौसी ने पाला था। उन्हीं से एक बार मिलने गई थी। यहाँ रहने वाले और लोग कहाँ हैं? रहती तो यहाँ कई लड़कियां होंगी। हाँ, 4 और लड़कियां रहती हैं यहाँ। सभी अपने काम से निकली हैं। जब तक पुलिस ने कमरा खोला, सब निकल चुकी थीं। विनीता गोयल जवाब सुनकर कुछ समय के लिए चुप रहीं, जैसे मालती जी के जवाबों को क्रमबद्ध कर रही हों। अचानक वह थोड़ी धीमी और रहस्यमय अंदाज में बोली, क्या आप जानती थीं कि वह कमरे में तंत्र मंत्र करती थी? मालती जी ने सिर हिलाकर इनकार किया। झूठ बोल रही हैं आप। मालती जी के सिर को इनकार की मुद्रा में हिलते देख वह तेज स्वर में बोली, यदि मैं किसी पुरुष से पूछताछ कर रही होती तो एक बार यकीन कर सकती थी कि उसे लड़की के तंत्र मंत्र की जानकारी न हुई हो। यदि जांच अधिकारी पुरुष होता तो वह भी आपकी बात पर यकीन कर सकता था। लेकिन मैं भी एक महिला हूँ और महिला के स्वभाव से परिचित हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि झूठ बोल रही हैं आप। मालती खन्ना चुप ही रही। सोच रही थी कि यह पुलिस वाली कैसे इतने विश्वास से उसे झूठा बता रही है, और एएसआई ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली थी। कमरे के अंदर तंत्र मंत्र हो रहा हो, अंदर से हवन का धुआं निकल रहा हो, धूप बत्ती की महक आ रही हो और बाहर मौजूद महिला को यह सब जानने की जिज्ञासा न हो, यह कहीं होता है? बताओ, झूठ बोला था ना? हाँ। झूठ पकड़े जाने के कारण झेंपती हुई मालती बोली, क्यों झूठ बोला? मुझे बहुत पहले ही जानकारी हो गई थी कि यह लड़की टोना टोटका तंत्र मंत्र जैसे कामों में लगी रहती थी। मैंने जब इस बारे में उससे पूछा तो उसने लगभग धमकाते हुए कहा था, यदि मैंने उसकी पूजा पाठ में व्यवधान किया तो शैतान के देवता नाराज हो जाएंगे और जिसका खामियाजा उसे और मुझे दोनों को भुगतना पड़ेगा। आज जब मैंने देखा कि शैतान ने वैदेही को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया तो मुझे लगा यदि मैंने इस बारे में कुछ भी बोला तो मुझे भी सजा मिलेगी। एएसआई विनीता ने घूर कर देखा। तो तुम्हें लगता है कि शैतान ने लड़की को आत्महत्या करने को मजबूर किया है? कोई शैतान वैतान नहीं है, यह साइकोलॉजिकल केस है। मेरे सामने बहुत से ऐसे केस आए हैं जिनमें साइको व्यक्तियों ने अपनी कल्पना के आधार पर अनेकों ऐसे पात्र पैदा कर लिए थे जो कहीं थे ही नहीं। तभी सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए अपनी अधीनस्थ से पूछा, हाँ विनीता जी, मैडम से कुछ जानकारी हुई? हाँ हुई ना। अपने अधिकारी के सम्मान में कुर्सी से खड़े होते हुए विनीता गोयल ने कहा, पहली बात, मैडम को काफी पहले ही जानकारी हो गई थी कि वह लड़की जादू मंतर करती रहती है, लेकिन डर के कारण इन्होंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि यदि यह पूजा पाठ के बारे में किसी से कहती तो शैतानों का देवता इन्हें इसकी सजा देता। दूसरी बात, मैडम के अनुसार उस लड़की को शैतानों के देवता ने आत्महत्या करवा दी है। उसके लहजे में व्यंग्य था। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया तो विनीता भी बैठ गई और अपने सीनियर से बोली थी, आप भी कुछ पूछना चाहें तो प्लीज सर। मैडम, आप इस लड़की के बारे में जो भी कुछ छोटी बड़ी बात जानती हों बेधड़क बता सकती हैं। कोई भी बात केस को हल करने में सहायक हो सकती है। सब इंस्पेक्टर मालती जी से बोला था। मालती जी ने ठंडी सांस ली। दरोगा जी, अभी कुछ ही देर पहले मैंने वैदेही की खून से सनी लाश देखी थी। उस लड़की की लाश जो 1 साल से हमारे यहाँ रह रही थी। वह लड़की जो अनाथ थी और जिस कारण से मुझे उस लड़की से लगाव था। मेरे दिमाग में इतना तनाव है कि अभी मैं कुछ बता पाने में असुविधा महसूस कर रही हूँ। क्या मुझे अपने को सामान्य करने के लिए थोड़ा सा समय मिल सकता है? क्या आप मुझसे शाम को बात कर सकते हैं? सब इंस्पेक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, मानिए आपकी बात। अब मैं शाम को 8 बजे आऊंगा, फिर आप सबसे बात करूंगा, लेकिन यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उस समय गेस्ट हाउस से संबंधित हर व्यक्ति मौजूद हो। फिर वह दोनों पुलिसिये ड्राइंग रूम से बाहर चले गए थे। पीछे रह गई थी असमंजस के अंधड़ से घिरी मालती।
उसने पुलिस को कुछ देर के लिए अपने पास से हटाया भी इसीलिए था, जिससे उसे पुलिस के उलटे सीधे सवालों का सामना करने की मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाए और दिए जाने वाले उत्तरों का सही तरह से चयन करने का समय मिल जाए। उसने पुलिस से कहा था कि वह वैदेही द्वारा पूजे जा रहे तथाकथित शैतानों के देवता से डर गई थी, जबकि यह बात आंशिक तौर पर ही सही थी। शुरुआत में तो वह डरी थी, लेकिन फिर उसका स्वार्थ जुड़ गया था। कहीं न कहीं वह वैदेही की तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पर यकीन जो करने लगी थी। वैदेही ने मालती को आश्वासन भी ऐसा ही दिया था। उसने मालती के मृत पति की आत्मा को बुलाने और मालती से मुलाकात कराने की बात कही थी। मालती ही नहीं, मेरी समझ से अधिकांश विधवा महिलाएं ऐसे आश्वासन देने वाले व्यक्ति पर यकीन करते हुए अपने मृत पति से मिलने की आशा में आश्वासनकर्ता की हर बात मानने को तैयार हो जाएंगी। भाग 3। पुलिस टीम द्वारा वैदेही की लाश को वहां से पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने कमरे के दरवाजे को कारपेंटर से फिट करवाकर सील भी कर दिया था। अब विक्रम सिंह बचे हुए पुलिस वालों के साथ वहां से जाने को तैयार था। जाते जाते वह मालती से कह गया था, मैडम, मैं शाम को फिर आऊंगा। उम्मीद है तब तक आप सामान्य हो चुकी होंगी। जिस ढंग से सब इंस्पेक्टर मालती से कहकर गया था, यह तो तय था कि इतनी आसानी से उसका पीछा छूटने वाला नहीं था। अब मालती घर में अकेली थी। अपराह्न के 2 बजे का समय हो रहा था। सब कुछ इतना अप्रत्याशित हुआ था कि उसे अब तक कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला था। लेकिन अब, जबकि वह अकेली हुई थी, उसे घटना की गंभीरता का एहसास हो रहा था। एक तरफ तो सब इंस्पेक्टर द्वारा पूछे जाने सवालों की चिंता और दूसरी तरफ उस शैतानों के देवता का डर। कल वैदेही ने उससे जो कहा था, उस पर उसे शक करना चाहिए था, लेकिन वह शक न कर सकी थी। उसे अंदाजा न था कि वह लड़की जो कह रही है उस पर अमल भी कर बैठेगी, और वह भी इतनी जल्दी। मालती को धीरे धीरे कल शाम की वह घटना याद आने लगी, जब वह अपने ड्राइंग रूम में बैठी शाम की चाय पी रही थी। तभी वैदेही उसके पास आई थी। नमस्ते आंटी, क्या मैं आपके पास कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो, चाय पियोगी? नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगी। क्या बात है, आज बैंक से जल्दी आ गई? हाँ, कुछ काम था, इसलिए आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। वैदेही ने बताया। फिर वैदेही ने हाथ में पकड़ी पॉलीथिन से एक डायरी निकाली और मालती के निकट खिसककर अत्यंत रहस्यमय अंदाज में बोली थी, आंटी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? शैतानों के देवता मुझसे प्रसन्न हो गए हैं। इतना कहकर वह कुछ पल के लिए शांत हो गई थी। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसने कोई किला विजय कर लिया हो। फिर मालती की आंखों में आंखें डालकर और अपनी आवाज को और ज्यादा रहस्यमय बनाकर उसने कहा, वो मुझसे साथ चलने को कह रहे हैं, मुझे जाना होगा। वैदेही का लहजा ऐसा था कि मालती अंदर तक हिल गई। वह चाहकर भी न पूछ सकी कि शैतानों के देवता उसे कहां ले जा रहे हैं। मालती उसके मुंह से अनेकों बार शैतानों के देवता का जिक्र सुन चुकी थी। वह यह भी जानती थी कि वैदेही ऐसी न जाने क्या क्या पूजा करती रहती थी, लेकिन शैतानों के देवता की ताकत से वह अनभिज्ज थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि शैतानों के देवता से वैदेही क्या चाहती है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने पूछा था, तुम्हारे देवता कहाँ ले जाएंगे? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। जब और जहां के लिए वह कहेंगे, वहां के लिए चल दूंगी। आप तो बस मेरी डायरी सुरक्षित रख लें। मालती ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल न सकी। यह डायरी अत्यंत गोपनीय है। अगर इसका रहस्य सबके सामने खुल गया तो शैतानों के देवता तबाही मचा देंगे। मैं यह भी नहीं जानती कि उनके साथ जाने के बाद मैं दोबारा कभी आपके पास आ भी पाऊंगी या नहीं।
लेकिन आपको इसे हर हाल में सुरक्षित रखना है। किसी भी कीमत पर इस डायरी का रहस्य नहीं खुलना चाहिए। वैदेही की बात सुनकर मालती के चेहरे पर घबराहट के भाव और सघन हो गए थे। मुझे यह डायरी न दो। मैं बूढ़ी औरत हूँ, चीजें रखकर भूल जाती हूँ। अगर डायरी कहीं रखकर भूल गई तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। अचानक वैदेही के चेहरे पर हिंसक भाव उभरे थे। आपको यह डायरी अपने पास रखना ही रखना है। शैतानों के देवता ने ऐसा कहा है कि डायरी अपनी मकान मालकिन को दे दो, इसलिए यह आपको ही रखनी होगी। देवता के आदेश को कोई अनसुना नहीं कर सकता। उनके आदेश में न का विकल्प नहीं होता। मालती की कंपकंपी छूट गई थी। वैदेही उन्हें वह डायरी पकड़ाकर चली गई थी। यह डायरी उन्हें जलता हुआ अंगारा लग रही थी, जिसे न चाहते हुए भी उन्हें पकड़ना था। मजबूरन उन्होंने वह डायरी सेफ की लॉकर में रख दी थी। वैदेही मर गई थी। भले ही वह पुलिस वाली कह रही थी कि शैतान वैतान कुछ नहीं होता है, लेकिन मालती को इस बात पर विश्वास न था। उसने तो सब कुछ देखा था। इतना सोचते ही उसके दिमाग की दिशा बदल गई। काश उसने पहली बार जानकारी होते ही वैदेही को गेस्ट हाउस से निकाल दिया होता। अगर उसने उसी दिन यहां से वैदेही को हटा दिया होता तो आज इस मुसीबत में न फंसी होती। वह क्यों इस लालच में फंस गई कि वैदेही उसके मृत पति की आत्मा को वहां बुला सकती है, उनसे मालती की बात करा सकती है। आखिर उसने भगवान की सत्ता को चैलेंज देने की धृष्टता क्यों की? क्यों इस बात को भूल गई थी कि भगवान द्वारा अपने पास बुलाए गए व्यक्ति का इस धरती से संपर्क समाप्त हो जाता है? वह यह भी कैसे भूल गई थी कि यह भगवान का निर्णय था उसको और सुरेश को अलग करने का। वैदेही उसे इस बात पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई कि जिस जगह सुरेश गया था वहां गए व्यक्ति को भी तंत्र मंत्र की शक्ति से पुनः बुलाया जा सकता था। वह कोई बच्ची तो नहीं थी जो आसानी से इस बात पर विश्वास कर लेती, क्योंकि एक बात ऐसी थी जो उसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा करने पर मजबूर कर रही थी। वह किसी भी कीमत पर अपने पति से बात करना चाहती थी। इसी भावना के वशीभूत हो उसने वैदेही की बात पर यकीन करके सुरेश की आत्मा को बुलाने की सहमति दे दी थी। सुरेश की आत्मा तो न आई, वैदेही की मौत आ गई। पता नहीं शैतानों का देवता उससे क्रोधित होकर उसकी मौत का कारण बना या फिर मरकर ही वह शैतानों के देवता के साथ जा सकती थी। तभी मालती के अंदर सनसनाहट सी हुई। अचानक से उसे ख्याल आया, अगर शैतानों का देवता वैदेही से नाराज हो सकता तो उससे भी तो नाराज हो सकता है। क्या उसका भी वैदेही वाला ही अंजाम होगा? भाग 4। मालती को आज एहसास हो रहा था कि मनुष्य की एक गलती उसे कहां से कहां पहुंचा सकती है। वैदेही को समझने में उससे हुई कितनी बड़ी भूल हो गई थी। उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करना मालती को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा गया था जहां से उसके द्वारा की गई एक भी गलती उसकी वर्षों से बनी इमेज को तबाह कर सकती थी। इसी मानसिक छटपटाहट के बीच मालती को उस दिन की घटना याद आ गई जब उसने पहली बार वैदेही के उस दूसरे नए रूप को देखा था। सुबह के 9 बज गए थे और अभी तक वैदेही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जबकि सामान्य दिनों में वह तैयार होकर 8:30 तक डाइनिंग हॉल में आ जाती थी, जिससे वह 9:15 तक बैंक के लिए निकल पाती थी। लेकिन आज अभी तक उसके कमरे का दरवाजा भी न खुला था। इसीलिए मालती वैदेही को जगाने जा रही थी, जिससे उसे बैंक पहुंचने में देर न हो जाए। वह कमरे की तरफ बढ़ती हुई बड़बड़ा भी रही थी, आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? किसी चीज की फिक्र ही नहीं करती। बैंक पहुंचने में देर हो रही है, फिर भी महारानी सो रही है। देर रात तक जागती रहती है, तभी तो सुबह आंख नहीं खुलती है। जानती हैं देर होगी तो बुढ़िया तो आकर जगा ही देगी। लेकिन कमरे तक पहुंचते पहुंचते उनका बड़बड़ाना रुक गया था।
और चेहरे पर व्यावसायिक मधुरता आ गई थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, वैदेही, वैदेही कहाँ हो बेटा? दरवाजा खोलो, तुम्हें बैंक को देर हो रही है। जवाब में अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यह भी एक नई बात थी। वैदेही की नींद काफी हल्की थी। एक बार दरवाजा खटखटाने से ही वह जाग जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मालती एक बार फिर बड़बड़ाई, क्या हो गया इस लड़की को? उठ ही नहीं रही आज तो। उन्होंने एक बार और दरवाजा खटखटाया, लेकिन यथास्थिति बनी रही। वस्तु स्थिति जानने को मालती ने दरवाजे से कान सटा दिया कि हो सकता है बाथरूम में नहा वगैरह रही हो। ऐसा वह बाथरूम से आने वाली पानी की आवाज सुनकर जान सकती थी, लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब वैदेही ने दरवाजा न खोला और अंदर कोई गतिविधि भी महसूस न हुई, तब वह यह सोचकर वहां से चली आई कि कुछ देर बाद वह फिर यहां आएगी। 10 बजे के करीब वह वैदेही के कमरे पर दोबारा गई। अब यह तो पक्का था कि आज वह समय से बैंक नहीं ही पहुंच पाएगी, लेकिन मन में यह विचार भी उठ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं वह बीमार हो गई हो। लेकिन कल शाम को तो वह बिल्कुल ठीक थी। हो सकता है आज उसकी छुट्टी हो। लेकिन छुट्टी है तो क्या हुआ? अब तक तो उठ ही जाना चाहिए। देर से उठेगी तो कब नाश्ता करेगी? उसने मन ही सोचा था। उसे याद आया, जमुना इन्हीं सब बातों को लेकर अक्सर भुनभुनाती रहती है। 11 बजे तक लड़कियों का नाश्ता ही चलता रहता है। कब वह खाना बनाए और कब लंच हो सबका। उसने दरवाजा खटखटाया। इस बार भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह कुछ पल के लिए रुकी रही, फिर दोबारा पहले से तेज आवाज में दरवाजा खटखटाया। अब की बार अंदर हलचल हुई। फिर अंदर से गुर्राहट सी सुनाई दी, जैसे क्रोध की अधिकता में किसी हिंसक जानवर ने डराने वाली आवाज निकाली हो। मालती सहम कर पीछे हट गई थी। अंदर कौन था जो हिंसक जानवर की तरह गुर्राया था? मालती के दिमाग में यह सवाल तेजी से कौंधा था। अब वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे स्त्री और पुरुष की आवाज को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। कौन है बाहर? मेरे काम में व्यवधान मत डालो। आवाज में न जाने ऐसा क्या था कि मालती के अंदर सिहरन सी दौड़ गई। वह आवाज सामान्य न थी, किसी को भी डरा सकती थी। मालती भी इस आवाज से काफी डर गई थी। उन्हें समझ में ही ना आया कि क्या करें। उसी असमंजस में उनके मुंह से निकल गया, बेटा, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, दरवाजा खोलो। दुष्ट औरत, तेरी यह हिम्मत! तू मुझसे रिश्ता बनाएगी? मैं शैतानों का देवता हूँ और एक पल में तुझे भस्म कर सकता हूँ। मेरी पूजा में विघ्न डालने का अंजाम जानती है। अगर अभी तुरंत यहां से न गई तो मैं बाहर निकलकर तेरा पेट फाड़ दूंगा। भाग जा यहां से। अब की बार उस आवाज का लहजा बेहद हिंसक था। मालती का कलेजा मुंह को आ गया और उसके सारे रोम छिद्रों से पसीना निकलने लगा था। मालती के आसपास इस समय कोई न था। उस रहस्यमय आवाज की भयावहता ने उसे बाध्य कर दिया कि वह तुरंत ही वहां से चली जाए, और उसी हड़बड़ी में उसका पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर बंद दरवाजे से जा टकराई। तभी उसे तेज झटका लगा, जैसे उसका शरीर बिजली के तार से छू गया हो। वह लड़खड़ाकर दूसरी तरफ गिर गई। कुछ पल के लिए तो वह निस्तेज सी हो गई थी, फिर हिम्मत बटोर कर उठी और अंधाधुंध उस कमरे से दूर भागी। इस समय वह भूल गई थी कि इस कमरे में केवल एक लड़की रहती है। उसे बस यह याद था कि उस कमरे में कोई शैतान है जो उनसे नाराज होकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय पूरे गेस्ट में वह अकेली थी। जानकी कुछ सामान लेने बाजार गई थी और उसके जल्दी आने की संभावना न थी।
एक बारगी तो उसका मन किया कि वह भागकर बाहर सड़क पर चली जाए। फिर यह सोचकर रुक गई कि बाहर सड़क पर खड़ी देखकर पड़ोसी न जाने क्या क्या प्रश्न करेंगे। उसे याद आया आज से 52 साल पहले जब वह छोटी बच्ची थी। उन दिनों ऐसी घटनाएं होना आम था। औरतों के शरीर पर किसी पुरुष का प्रेत आ जाता था और तब वह औरत पुरुष की आवाज में बोलने लगती थी। वैसे तो अब ऐसी घटनाएं नहीं सुनाई देती, लेकिन वैदेही निश्चित तौर पर ऐसे ही किसी शक्तिशाली प्रेत की गिरफ्त में आ गई है। मालती समझ न पा रही थी कि क्या करे। अभी उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे वह दोबारा कमरे के पास तो जा ही नहीं सकती थी, लेकिन कमरे के अंदर की वास्तविकता जानने को इच्छुक थी। समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अगर वह कोई पारलौकिक शक्ति थी तो सिर्फ कमरे तक ही सीमित थोड़े ही थी। वह तो कहीं भी जा सकती थी, कहीं भी। मालती के अपने फ्लैट में भी तो वह आ सकती थी। और सबसे बड़ी बात, अगर इस सब के बारे में अन्य लड़कियों को पता चलेगा तो वे तो गेस्ट हाउस छोड़ जाएंगी। वे भला ऐसी प्रेत बाधित लड़की के आसपास क्यों रहेंगी? एक बारगी उन्होंने सोचा कि इस समस्या का केवल एक ही हल है, वैदेही को गेस्ट हाउस से निकाल दिया जाए। लेकिन तुरंत ही उसे अपने इस विचार मात्र से ही डर लगने लगा। अगर वैदेही के साथ वह प्रेत भी कमरे में रहता है, वैदेही को घर से निकालने की बात पर प्रेत उससे भी नाराज होकर उसका नुकसान कर सकता है। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई। यह कहकर मालती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। भाग 5। मालती अपने फ्लोर पर आ गई थी। उन्हें वह डरावनी आवाज सुने लगभग 1 घंटे का समय हो चुका था, लेकिन उसके अंदर की सिहरन अभी तक दूर नहीं हुई थी। वह आवाज थी ही ऐसी, और चूंकि इस समय वह अकेली थीं, इसलिए उन्हें और ज्यादा भय हो रहा था। जानकी बाजार कुछ सामान लेने गई थी और पता नहीं कितनी देर में लौटने वाली थी। बार बार उन्हें लगता वैदेही के कमरे से आने वाली आवाज का स्वामी अकेला पाकर उन पर हमला न कर दे। भूत प्रेत के अस्तित्व पर मनुष्य चाहे कितने भी प्रश्न चिन्ह लगा दे, लेकिन लगभग हर एक व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क में भूत प्रेत की काल्पनिक इमेज बसी जरूर रहती है, और कोई भी असामान्य घटना उस अवचेतन मस्तिष्क की इमेज को बाहर निकाल लाती है। मालती भी इस सब से अछूती न थी। इतनी देर में उन्होंने उस रहस्यमय आवाज की अपने मस्तिष्क में जो काल्पनिक इमेज तैयार कर ली, वो स्वनिर्मित इमेज इतनी डरावनी थी कि बार बार उनकी कंपी छूट जाती थी। इसके अतिरिक्त उनके मन में एक साथ 2 और भाव भी आ रहे थे। एक तरफ तो उन्हें वैदेही पर तरस आ रहा था, वह बेचारी ना किस शैतानी ताकत के चंगुल में फंस गई थी, और दूसरे उन्हें अपनी खुफिया नजरों की क्षमता पर संदेह होने लगा था। ऐसा कैसे हो गया? उनके गेस्ट हाउस के एक कमरे में इतना कुछ हो रहा था और उन्हें पता ही नहीं चला। फिर वह वैदेही के बारे में और गहराई से सोचती चली गईं। वैदेही को क्या हो गया है? क्या वैदेही के कमरे में वास्तव कोई पारलौकिक जगत की ताकत मौजूद है? क्या वह पारलौकिक ताकत मालती को भी अपने चंगुल में ले सकती है? ऐसे अनगिनत सवाल उनके दिमाग में लगातार घूम रहे थे, लेकिन वह किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं पा रही थी। इन प्रश्नों का उत्तर वैदेही के पास ही था, और वह कब अपने कमरे से बाहर निकलेगी उसे नहीं मालूम था। फिर उनसे अपने फ्लोर पर और बैठा नहीं गया। दूसरे, वह वैदेही के कमरे के दरवाजे पर नजर रखना चाहती थीं। वह चाहती थीं कि जैसे ही वैदेही बाहर निकले, वह उससे मन में उठ रहे सवालों के जवाब मांग सके। वैदेही के आगे के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए वह नीचे उतर आईं और ऐसी जगह पर कुर्सी डालकर बैठ गईं कि वैदेही के कमरे के दरवाजे पर नजर रख सकें। आधे घंटे बाद वैदेही के कमरे का दरवाजा खुला और वैदेही बाहर आई। इस समय वह सामान्य लड़की दिख रही थी।
उसने भी सामने बैठी मालती को देख लिया था। वह मालती की तरफ ही आने लगी। वैदेही को सामान्य अवस्था में देखकर मालती का डर खत्म हो गया और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। आंटी नमस्ते, क्या आपने मेरा दरवाजा खटखटाया था? मालती गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। वैदेही के प्रश्न ने उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। एक बार, अनेकों बार दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तुम्हारा दरवाजा न खुला। अच्छा, तुम्हारे कमरे में मौजूद आदमी ने जानती हो मुझसे क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पूजा में विघ्न डालने की? अब अगर एक भी लफ्ज निकाला तो बाहर निकलकर तेरा पेट फाड़ दूंगा। तुम्हारे कमरे में आदमी कौन था? आदमी? मेरे कमरे में आदमी? आंटी कैसी बात कर रही हो? मैं तो अपने कमरे में अकेली थी। मेरे कमरे में कोई आदमी न था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं 62 साल की महिला तुमसे झूठ बोलूंगी? क्या मैं तुम्हारी हमउम्र दोस्त हूँ जो झूठ बोलकर तुमसे मजाक करूंगी? मालती का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। मेरा यकीन करिए, मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और न था। इतना कहकर वैदेही कुछ पल के लिए रुकी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर वह बोली, आपके सामने ही तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला है। आपने देखा ही है कि कमरे से मैं ही बाहर निकली हूँ। अगर कमरे में कोई दूसरा होगा तो अभी भी वहीं होगा। चलिए मेरे साथ और देखिए कमरे पर कौन है। इतना कहकर उसने मालती को साथ ले चलने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। मालती ने तत्क्षण अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अभी भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह वैदेही के कमरे में जा सकें। जरूरत क्यों नहीं है? आप मेरे साथ चलकर देखिए तो सही कि कमरे में कौन है। मालती को लगा उन्होंने वैदेही से पूछताछ करके गलत बयान ले लिया था। उन्होंने जो आवाज सुनी थी उसके अनुसार कमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी ही। ऐसे में यदि वह उस कमरे में गईं तो जरूर ही उस पारलौकिक शक्ति के कोपभाजन का शिकार बन जाएंगी। उधर वैदेही थी कि वह मालती को अपने कमरे में ले जाने के लिए जिद पकड़े थी। अंत में मालती को रहस्योद्घाटन करना ही पड़ा। वैदेही, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे कमरे में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे, आप भी कमाल करती हैं। आप इतनी बड़ी होकर भी डरने वाली बात कर रही हैं। मैं तो वहां अकेले ही रहती हूँ, मुझे तो कभी भी कोई गड़बड़ नहीं दिखी। वैदेही के कई बार कहने के कारण मालती को न चाहते हुए भी उसके कमरे पर जाना पड़ा। कमरे की तरफ बढ़ते हुए मालती के पैर कांप रहे थे। कमरे के दरवाजे से उसने देखा, कमरे के अंदर वास्तव में कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हालत सामान्य नहीं थी। पहली नजर में देखकर ही पता चल रहा था कि उस कमरे में कुछ ही देर पहले पूजन हवन हुआ। हवन कुंड में अभी भी कुछ लकड़ियां सुलग रही थीं, जिनसे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। सामने एक बड़ा सा चित्र लगा था। चित्र ऐसा था कि देखकर ही डर लगता था। चित्र में लाल बैकग्राउंड पर काले रंग की पुरुषाकृति बनी थी। पुरुषाकृति के माथे पर सिंदूर से बड़ा टीका लगा था। चित्र के नीचे जमीन पर कुछ लाल गुलाब के फूल पड़े थे। वहां पर सिंदूर से रंगा एक नारियल भी पड़ा था। नारियल पर काला धागा लिपटा था और पूरे कमरे में लोबान और धूप बत्ती की महक भरी थी। वैदेही बोली, देखा आपने आंटी, कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, कोई नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन यह सब क्या है? मालती ने उस चित्र की तरफ इशारा किया। अच्छा, ये तो मैं पूजा कर रही थी। वैदेही कुछ सकपकाई थी। तुम मेरे साथ बाहर आओ। मालती ने वैदेही को आदेशित किया और तुरंत ही कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर निकलकर कुछ उसकी जान में जान आई। पीछे पीछे वैदेही भी कमरे से बाहर निकल आई। अब मालती की हिम्मत लौटने लगी और उन्हें लग रहा था कि इस खतरनाक लड़की का मकान में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। अभी कमरे में जो कुछ भी देखा था और जिसे तुम पूजा कह रही थी, उसे पूजा नहीं कहते हैं। वह तंत्र मंत्र था और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ ऐसा काम करो जिससे घर का माहौल खराब हो और तुम मदहोश होकर बात करने का तरीका भूल जाओ। आप क्या करना चाह रही हैं? मैं समझी नहीं।
मैं कहना चाह रही हूँ, आप कमरा खाली कर दो। मेरे गेस्ट हाउस की एक साख है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई ऐसा काम हो जिससे उसकी साख खराब हो। आंटी, आपका गेस्ट हाउस है, आप कहेंगी तो मुझे यहाँ से जाना भी होगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सारी बात सुनने के बाद भी यदि आप चाहेंगी कि मैं कमरा खाली कर दूं, तो वैसा ही होगा। वैदेही बोली। न जाने क्या सोचकर मालती ने वैदेही की बात सुनने की स्वीकृति दे दी। भाग 6। मालती और वैदेही चलती हुई मकान के डाइनिंग हॉल में आ गईं और डाइनिंग टेबल पर आमने सामने की कुर्सियों पर बैठ गईं। मालती प्रश्नवाचक नजरों से वैदेही को देख रही थी और वैदेही के चेहरे पर उलझन के भाव थे, जैसे निर्णय न कर पा रही हो कि क्या मालती को सब कुछ बता दे। कुछ देर अनिर्णय की स्थिति में रहने के बाद वह किसी निर्णय पर पहुंचती हुई बोली। आंटी, जब मेरे पापा का निधन हुआ था तो मेरी उम्र केवल 6 साल थी। उसके 2 साल बाद मेरी माँ भी मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा शुरू से ही पापा से ज्यादा जुड़ाव था। माँ से मैं कभी भी अपने से ज्यादा जोड़ नहीं पाई थी, और जब उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तो मेरे मन में उनका स्थान बिल्कुल ही खत्म हो गया। बल्कि सच कहा जाए कि मैं उनसे नफरत करने लगी थी। कैसे कोई माँ इतनी निष्ठुर हो सकती है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी संतान को छोड़ सकती है। मेरी मौसी ने मुझे पाला। जितना एक गैर की संतान के लिए किया जा सकता है, उससे बढ़कर मेरे साथ किया। मेरे सारे खर्चे बेधड़क उठाए। अपनी बहन की तुलना में तो वह लाख दर्जे अच्छी है। मैं फिर भी वहां अपने को शरणार्थी ही समझती रही। सबका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा था, लेकिन मैं अपने को गैर ही समझती रही। मेरी किसी गलती के लिए जब मौसी डांटती तो मैं अपने आप से प्रश्न करती, यदि मेरे मौसेरे भाई बहनों ने यह गलती की होती तो मौसी क्या उन्हें भी डांटती? लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? इस बात का तुम्हारे यहाँ रहने या न रहने से क्या संबंध? मालती बोली। आंटी, प्लीज 10 मिनट देकर मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुनकर आप खुद समझ जाएंगी कि मेरी बात का मेरे इस पूजा पाठ से क्या संबंध है। वैदेही ने कहा। ठीक है, बताओ। मालती ने उसे अनुमति दी। बचपन की इन घटनाओं का मुझ पर यह असर हुआ कि मैं अंतर्मुखी हो गई। मेरा कोई दोस्त नहीं था, किसी से भी मन की बात नहीं कहती थी। अन्य लड़कियों के विपरीत मुझे न तो नाचने गाने का शौक था और न ही बनाव श्रृंगार का। मौसी की बेटी लगभग मेरी हमउम्र ही थी, लेकिन मैं उससे भी कभी अपने मन के जज्बात शेयर नहीं करती थी। बस एक ही शौक था, पढ़ते रहना, और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं हर कक्षा में प्रथम आती थी। मालती कुछ बोली नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर अब नरमाहट के भाव दिखने लगे थे। उस समय तक पापा को मरे हुए कई साल हो गए थे, लेकिन मैं उनसे सदा जुड़ी रही। जब भी मैं किसी मानसिक समस्या में होती तो पापा को ही याद करती। मैं अकेले में पापा से बात करती थी। मैं नास्तिक हो गई थी। मुझे भगवान पर विश्वास न था। मेरे पापा ही मेरे इकलौते भगवान थे। इतना कहते कहते वैदेही की आंखें भीग गईं। वैदेही के बचपन की कहानी ने मालती को भी व्याकुल कर दिया था, और अब उनके मन में भी आगे की बात जानने की तीव्र इच्छा होने लगी थी। मुझे कहीं से पता चला कि पूजा पाठ के द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा को वापस बुलाया जा सकता है। फिर मैंने खूब पूजा पाठ किया, पापा से मिलने के लिए हर वह अनुष्ठान किया, हर वह क्रिया की जो लोगों ने बताई, और आखिर 10 साल की मेरी मेहनत सफल हुई। अपने पापा से तुम्हारी मुलाकात हुई? मालती ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ आंटी, एक बार नहीं 10 बार। जब भी मैं चाहती हूँ पापा की आत्मा को बुला लेती हूँ। वैदेही बोली। फिर ऐसा लगा जैसे मालती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर वह चुप ही रही। वैदेही की बात सुनते सुनते उन्हें अचानक से खन्ना जी की याद आ गई। खन्ना जी का जब निधन हुआ था तो वह अपने मायके गई हुई थीं। आखिरी समय वह खन्ना से बात भी न कर सकी थीं।
इसका उन्हें सदा मलाल रहता था। उन्हें लगता था यदि आखिरी समय वह सुरेश के पास होती तो उनके मन का हाल जान जाती। पता नहीं आखिरी समय वह क्या कहना चाहते थे, और कहीं न कहीं वो स्वयं को ही इसका अप्रत्यक्ष अपराधी मानती थीं। वैदेही की बात सुनकर उनके अंदर से आवाज आई, क्या मेरी भी खन्ना जी से बात हो सकती है? लेकिन संकोच के कारण यह बात वैदेही से न कह सकीं। आंटी जी, मैं आपकी भी अंकल से बात करवा सकती हूँ। वैदेही ने कहा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मालती के चेहरे पर खुशी की लहर जागी। बिल्कुल हो सकता है, बल्कि होगा। बस आपको मेरे बताए हिसाब से पूजा करनी होगी और अंकल की आत्मा आपके सामने आ जाएगी। फिर आप जितना चाहना बात करना। बेटे प्लीज मुझे मिलवा दो, तुम जो भी बताओगी मैं करूंगी। मालती ने व्याकुलता से कहा। बस यह ध्यान रखिएगा कि इस तरह की पूजा के लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला, यह आत्माओं से संपर्क करने जैसा कठिन काम है, जिसमें कभी कभी आपको डर भी लगेगा। बस आपको डर कर अनुष्ठान बीच में नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, किसी भी हालत में पूजा पाठ के बारे में किसी तीसरे को नहीं मालूम होना चाहिए। इन बातों को कड़ाई से पालन करना होगा। इतना सब आप कर पाएंगी? मैं सुरेश से बात करने के लिए कुछ भी कर लूंगी। मालती ने दृढ़ता से कहा। फिर क्या दिक्कत है, हो जाएगी बातचीत। 2 से 3 दिन के बाद पूजा शुरू करेंगे। 2-3 दिन बाद क्यों? आज से क्यों नहीं? मालती ने अधीर होकर पूछा। क्योंकि पूजा पाठ शुरू करने से पहले शैतानों के देवता से पूछना होगा। वैदेही ने बताया। शैतानों के देवता? मालती के दिमाग में सनसनाहट हुई। वही जिन्होंने अभी आपसे बात की। शैतानों के देवता मेरे गुरु हैं। उनकी बिना मर्जी के मैं कुछ नहीं करती। वैदेही की बात सुनकर मालती के शरीर में फिर एक बार डर की तरंग उठी। जिसकी आवाज इतनी रहस्यमयी थी वह खुद में कैसा होगा। लेकिन अपने दिवंगत पति से बात करने के लिए मालती कोई भी खतरा उठा सकती थी। तब वैदेही ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आंटी, मुझे कमरे में रहना होगा या छोड़कर चली जाऊं? रहो, लेकिन सावधानी पूर्वक सब किया करो, जिससे और कोई तीसरा तुम्हारी यह बातें न जान सके। मालती ने कहा। इतना सोचते सोचते मालती वर्तमान में लौट आई। उसके दिल से आह सी निकली। काश उस दिन उसने खन्ना से बात करने के लालच में वैदेही को वहां रहकर आत्माओं से बात करने से संबंधित पूजा करते रहने की परमिशन न दी होती। भाग 7। सुबह के 10 बजे थे। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल थाना परिसर की पार्किंग में खड़ी की और तेज कदमों से थानाध्यक्ष के कमरे की ओर बढ़ चला। थानाध्यक्ष अर्थात राहुल पांडेय मुश्किल से 27 वर्ष की उम्र का पुलिस अधिकारी था, जो प्रांतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास कर पुलिस विभाग में आया था और पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने से पूर्व विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसकी अल्पकालीन नियुक्ति थानाध्यक्ष के रूप में हुई थी। उनका किताबी ज्ञान अच्छा था, मन में आईपीएस बनने की चाहत और उम्र के साथ आने वाले अनुभव की नितांत कमी थी, या कहा जाए अभी परिपक्वता की कमी थी। जब उन्हें थाने पर नियुक्त किया गया तो उन्हें यह नियुक्ति ईगो हर्ट करने वाली लगी थी, लेकिन फिर उन्होंने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि इस समय का उपयोग वह अपनी आईपीएस की तैयारी में कर लेंगे। विक्रम सिंह को अपना यह अधिकारी बिल्कुल नहीं सुहाता था। पुलिस प्रोटोकॉल के तहत वह उसका सम्मान करते थे, उनके आदेश का पालन भी करते थे, लेकिन उनकी अनुभवहीनता सब इंस्पेक्टर को जरा भी नहीं भाती थी। और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। उनकी उम्र में पर्याप्त अंतर था। थानाध्यक्ष महोदय की जितनी उम्र थी उससे थोड़ा ही कम वह पुलिस सेवा में गुजार चुके थे। अगर नीलम इतनी जल्दी उसे छोड़कर न जाती तो हो सकता था
उसका बेटा भी आज पांडेय जी की तरह बड़ा अधिकारी होता। तभी उसकी आंखों के सामने नीलम की छवि तैर गई थी। 2 साल का ही उनका साथ था, लेकिन उसकी छवि विक्रम सिंह की नजरों में आज भी उतनी ही सजीव थी। और विडंबना देखिए, जिस पुलिस महकमे की वह इतनी निष्ठा से सेवा करता था, जिस विभाग की छवि सुधारने के लिए उसने अपने जीवन के 25 साल गुजार दिए, वही विभाग उसकी पत्नी नीलम की हत्या का रहस्य न सुलझा सका, उसके हत्यारों को पकड़ न सका। ऐसा भी नहीं कि विक्रम सिंह ने हथियारों को खोजने में स्वयं कोशिश न की हो, और एक बारगी तो वह हथियारों के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। लेकिन तभी उस पर इतना दबाव आया, पूरा विभाग उसको अपराधी को पकड़ने से रोकने में लग गया। तब कलेजे पर पत्थर रखकर विक्रम सिंह को अपराधी को छोड़ना पड़ा। वैसे तो वह पुलिस की नौकरी छोड़कर भी अपराधी को सजा दे सकता था, लेकिन तब वह सिर्फ एक अपराधी को सजा दे सकता था। उसके हाथ से सैकड़ों अपराधियों को सजा देने का अवसर निकल जाता। यही सोचकर उसने पुलिस की नौकरी नहीं त्यागी। लेकिन उसके बाद से उसके अंदर से जो पुलिस वाला निकला, वह अपराधियों का काल था। अपराधियों के खिलाफ वह विभाग के दायित्व के कारण नहीं खड़ा होता था, बल्कि उसके अंदर का तूफान ऐसा करने को विवश करता था। विक्रम सिंह सिर्फ अपराधियों का ही दुश्मन न था, बल्कि विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का भी उतना ही बड़ा दुश्मन था, और यथासंभव उनका विरोध भी करता था। यही सब सोचता वह थानाध्यक्ष के कमरे तक जा पहुंचा था। कल शाम को वह मालती से मिलने नहीं जा पाया था। मजबूरन उसे मालती को फोन करके मना करना पड़ा और अगले दिन आने को बोला था। उसका विचार था थाने से पुलिस जीप लेकर और साथ में विनीता गोयल को भी लेकर वह मालती के घर चला जाएगा। जैसा उसका अनुमान था, थानाध्यक्ष अपनी सीट पर बैठा था। वैसे भी वह समय का पाबंद था। विक्रम सिंह ने पांडेय को अभिवादन किया तो उन्होंने पांडेय के अभिवादन का जवाब दिया और सामने की तरफ बैठने का इशारा किया। इस समय मेज पर वैदेही के कमरे से मिले सामान का बंडल था, जिसका वह निरीक्षण कर रहे थे। शायद अपने स्तर से सामान का निरीक्षण वह कर चुके थे, इसलिए उन्होंने वह बंडल विक्रम सिंह की तरफ सरकाते हुए कहा, इस पैकेट में मृतका के कमरे से बरामद हुआ महत्वपूर्ण सामान है। इस सामान का विवरण थाने के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है तथा जहां जहां जरूरी लगा है फिंगरप्रिंट भी उठाए जा चुके हैं। अब तुम अपने स्तर से भी सारे सामान की जांच कर लो और बाद में सारे सामान को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रूम में जमा कर देना। इसकी कोर्ट में भी जरूरत पड़ सकती है। विक्रम सिंह ने अपने अधिकारी को ऐसी नजरों से देखा जैसे उन्होंने कोई बचकानी बात कह दी हो। सर, ये तो पुलिस का होमगार्ड भी जानता कि घटनास्थल से मिला एक एक सामान कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और केस के किसी भी मोड़ पर किसी भी सामान की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अतः इसे मालखाने में सुरक्षित रहना चाहिए। मेरी तो 25 साल की नौकरी हो गई है। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, उस लड़की का पोस्टमार्टम हो गया? कहाँ हो पाया। आजकल क्राइम इतना बढ़ गया है कि पोस्टमार्टम के लिए भी वेटिंग होने लगी है। जब उस लड़की की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंची तो 3 डेड बॉडी पहले से ही प्रतीक्षा में थी। बाद में वहां की लाइट में कुछ समस्या आ गई। अब आज होगा। वहां कोई है? हाँ, कांस्टेबल रोहित को छोड़ रखा है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट? सर, वह तो वैसे भी 2 दिन बाद ही आती है। ठीक है, ठीक है। लड़की के घर वालों को सूचना दे दी? सर, लड़की के माँ बाप नहीं है, केवल मौसी है, जिससे भी उसका कम ही संपर्क होता था। अभी मैं गेस्ट हाउस की मालकिन से पूछताछ करने जाऊंगा ही, तब लड़की की मौसी का नंबर ले लूंगा। कुछ पल के लिए शांति छाई रही। फिर इंस्पेक्टर पांडे ने कहा, मैं सोच रहा हूं आपके साथ एक पुलिस अधिकारी और नियुक्त कर दूं, जिससे आपको केस हल करने में आसानी हो जाएगी। विक्रम सिंह ने अपने अधिकारी को घूर कर देखा। उसे किसी के साथ या किसी की माताहती में केस हल करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। किसी के साथ उसके विचार ही नहीं मेल खाते थे। उसके जैसा जुनून सबके पास कहां होता भला। लेकिन उसकी भावनाओं से अनभिज्ञ पांडे बोलता चला जा रहा था। ये जो नया सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र आया है,
सोच रहा हूं उसे आपके साथ लगा दूं। उससे वह आपसे कुछ सीखेगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। धर्मेंद्र का नाम सुनकर विक्रम सिंह शांत हो गया था। वह एक नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर था और यह उसका पहला ही केस होने वाला था। स्वभाव का बहुत सीधा लड़का था और विक्रम सिंह का पूरा सम्मान करता था। वैसे तो वह समकक्ष थे, लेकिन धर्मेंद्र विक्रम सिंह के आदेश को एक मातहत की तरह अक्षरशः पालन करता था। प्रगट में विक्रम सिंह सिर्फ इतना ही बोले, जैसा आप उचित समझें। इंस्पेक्टर पांडे ने कॉल बेल बजाई और दीवान के आने पर उसे तुरंत धर्मेंद्र को बुला लाने का आदेश दिया। धर्मेंद्र कमरे में घुसा और उसने थानाध्यक्ष तथा विक्रम सिंह को संयुक्त रूप से अभिवादन किया। थानाध्यक्ष ने धर्मेंद्र से भी बैठने को कहा। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। धर्मेंद्र, विक्रम सिंह जी एक महत्वपूर्ण केस की जांच में लगे हैं। मैं चाहता हूं आप इनके अंडर में काम करें। ये बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। इनके साथ काम करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धर्मेंद्र ने सहमति में सिर हिलाया। विक्रम जी, आप धर्मेंद्र को अपने साथ ले जाइए और अपने कमरे में बैठकर केस पर चर्चा कर लीजिए। यह सुनकर दोनों वहां से उठकर चलने लगे कि इंस्पेक्टर ने टोका, यह सामान का बंडल तो लेते जाओ। अभी कक्ष में पहुंचकर किसी से मंगवा लूंगा। विक्रम को इस तरह से बंडल उठाकर ले जाना बिल्कुल भी नहीं झंझा था। वह अपने कर्तव्य जानते थे और यह भी अच्छे से जानते थे कि इस तरह से बंडल एक स्थान से उठाकर अपने कमरे तक ले जाने का कार्य उनके कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन धर्मेंद्र ने इन सब पर गौर किए बिना वह बंडल उठा लिया और इस तरह बंडल विक्रम के कक्ष में आ गया था। विक्रम सिंह अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया था, जबकि धर्मेंद्र उसके बगल में पड़ी चेयर पर। पैकेट मेज पर रखकर खोला गया। उसमें 3-4 तंत्र मंत्र की किताबें, एक मोबाइल, एक डायरी और छोटे आकार का लेडीज पर्स था। विक्रम ने सबसे पहले मोबाइल उठाया और उसका लॉक खोलने का प्रयास किया। मोबाइल में कोई लॉक नहीं था, अतः मोबाइल आसानी से खुल गया। फिर वह मोबाइल धर्मेंद्र की ओर बढ़ाकर बोला, इस मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड देखिए और कल सुबह से अभी तक की उस पर आई और उससे की गई सारी कॉल्स का डिटेल नोट करके लाइए। धर्मेंद्र फोन लेकर चला गया था। विक्रम सिंह सामान देखने लगा। पैकेट में तंत्र मंत्र की कुछ किताबें थीं। उसमें एक किताब ज्यादा बार पढ़ी जाने के कारण पुरानी लग रही थी और इस कारण से उसके पेज मोटे हो गए थे, जिससे किताब काफी मोटी हो गई थी। विक्रम सिंह ने उसी किताब को उठा लिया था। किताब का शीर्षक था दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क की विधि। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट था, इस किताब में दूसरी दुनिया के वाशिंदों से संपर्क करने की विधि विस्तार से बताई गई थी। विक्रम उत्सुकतावश किताब के मुख्य बिंदुओं को पढ़ने लगा था। भाग 8। किताब के पहले पन्ने पर पुस्तक के शीर्षक के ऊपर पेन से लिखा था, वैदेही को सप्रेम भेंट। लिखावट काफी पुरानी थी, जिसके कारण अक्षर धुंधले पड़ गए थे। इसका मतलब वह पुस्तक किसी के द्वारा भेंट की गई थी, लेकिन भेंट करने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। नाम न लिखने के पीछे क्या कारण था, यह या तो भेंटकर्ता ही बता सकता था या फिर वैदेही, जो इस दुनिया में नहीं थी। विक्रम सिंह ने पन्ना पलटा। अगला पन्ना प्रस्तावना था। पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा था, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर और उसकी आत्मा पृथक पृथक हो जाते हैं। शरीर इसी दुनिया में रह जाता है, जबकि आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है। आत्मा फिर कभी लौट कर नहीं आती। हम अपने मृत सगे संबंधी से फिर कभी नहीं मिल पाते हैं। हम उसे याद तो कर पाते हैं,
लेकिन फिर कभी देख नहीं पाते हैं। मृतक का शरीर आत्मा के पृथक होने के बाद निष्प्रयोज्य हो जाता है। वैसे विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम अपने सगे संबंधी व्यक्ति के शरीर को संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा से परंपरा रही है कि मृत देह को अपनी आंखों से अति शीघ्र ओझल कर दिया जाता है, अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार जला दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है या किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से दोबारा मिला नहीं जा सकता, जिससे दोबारा संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता, उसे अपने सामने अधिक देर तक न रखा जाए। जितनी जल्दी हो सके उसकी यादों को अपने मस्तिष्क से हटाया जा सके, यही धारणा है। कितना गलत बताया गया है आपको। सच्चाई यह है कि आत्मा को वापस बुलाया जा सकता है। आत्मा स्थूल शरीर से पृथक होकर अंतरिक्ष में विचरण करती है। तंत्र विज्ञान में इतनी शक्ति है कि उस आत्मा को पुनः बुलाया जा सकता है, आत्मा से बात की जा सकती है, और यह कोई असंभव की हद तक कठिन कार्य भी नहीं है। आगे के पृष्ठों में मैंने आत्मा से संपर्क स्थापित किए जाने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया है। एक सामान्य व्यक्ति भी यदि किताब में नियमों का अक्षरशः पालन करे तो वह आत्मा से संपर्क कर सकता है। लेकिन इसके आगे की लाइनें लिखने से पहले मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि आपको आत्मा से संपर्क स्थापित होने की बात में जरा भी संशय है तो एक सामान्य पाठक की तरह किताब पढ़ें और किताब में लिखे को भूलकर किताब को अलमारी में बंद कर दें। जिन लोगों को संशय है वह सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या वास्तव में आत्मा से संपर्क हो सकता है, इस प्रक्रिया को प्रारंभ न करें। ऐसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसे खेल न समझें, यह मस्खरी नहीं है। यह एक जटिल तांत्रिक प्रक्रिया है जिसे आधे अधूरे मन से करना खतरनाक हो सकता है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। अतः जो इस पर पूर्ण विश्वास कर सके वही प्रक्रिया प्रारंभ करे और किताब में लिखी हर बात को ध्यान से पढ़े और उसका अक्षरशः पालन करे। जैसा मैंने पहले कहा है, आत्मा से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में की गई छोटी सी चूक भी अत्यंत घातक हो सकती है। मैंने इस किताब को लिखने में अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त सहायता के लिए अनेक संबंधित पुस्तकों का सहारा लिया है और प्रयास किया है कि तंत्र मंत्र के क्षेत्र में नए आए व्यक्ति को भी इसमें लिखी विधियों का प्रयोग करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। अंत में मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पुस्तक का अध्ययन कर, इसमें विधियों का प्रयोग कर अपने इच्छुक व्यक्ति की आत्मा से संपर्क करने में सफल हो जाएं। लेकिन एक बार फिर आपको आगाह करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि इसमें लिखी विधियों का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक अक्षरशः किताब के अनुसार ही किया जाए। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ पंडित रमाकांत द्विवेदी। इसके बाद किताब की प्रस्तावना समाप्त हो गई थी। आगे के पृष्ठों में आत्मा से संपर्क स्थापित करने की विधि का विस्तृत वर्णन था। अभी विक्रम आगे का पढ़ने का विचार ही कर रहा था कि इसी बीच धर्मेंद्र एक A4 साइज के पेपर के साथ विक्रम सिंह के कमरे में प्रवेश हुआ। उसने कागज विक्रम सिंह की मेज पर रख दिया और उनसे संबोधित हुआ। सर, कल सुबह से रात तक लड़की के फोन पर आई कॉलों का विवरण है। उसने मेज पर रखे कागज की तरफ इशारा किया। विक्रम सिंह ने किताब मेज पर रखी और कागज उठाकर देखने लगा। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने कॉलों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। उन नंबरों से आई कॉलें जो मोबाइल में सेव न थीं, दूसरे वर्ग में उन नंबरों को रखा गया था जो सेव नंबरों से आई थीं। इसी तरह से तीसरे वर्ग में इस मोबाइल से दूसरे सेव नंबर पर की गई कॉल को रखा गया था तथा चौथे नंबर पर यहां से बिना सेव किए गए नंबर पर की गई कॉल थी। इस तरह से कल के दिन उस मोबाइल से कुल 23 कॉलें की गई थीं। पहली कॉल सुबह 7 बजे आई थी, जबकि अंतिम कॉल उसने रात 11 बजे किन्हीं महंत जी को की थी। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने 2 नंबरों को अंडरलाइन किया। पहली कॉल रात 10:02 पर ब्रांच मैनेजर आहूजा ने वैदेही को की थी
तथा दूसरी महंत जी वाली कॉल। विक्रम सिंह ने वैदेही के ही फोन से महंत को फोन लगाया। दूसरी तरफ तुरंत ही फोन उठा। उधर से भारी सी आवाज आई, अभी तक पूजा नहीं की क्या? विक्रम सिंह ने रौबीली आवाज में कहा, पूजा की थी, उसी में वह निपट भी गई है। मैं पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। कल सुबह उसके कमरे से उसकी लाश बरामद हुई है। इतना सुनना था कि उधर से तुरंत फोन काट दिया गया। विक्रम सिंह तैश में आ गया। उसने दोबारा कॉल लगाई। फोन फिर उठाया गया। फोन काटने से क्या तुम बच जाओगे? तुम जहां कहीं भी होगे, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि पुलिस को पूरी बात सच सच बता दो। जवाब में फोन फिर कट गया और इस बार सिर्फ काटा नहीं गया बल्कि स्विच्ड ऑफ कर दिया गया। विक्रम सिंह ने फोन मेज पर आक्रोश से लगभग पटक सा दिया। धर्मेंद्र, जो विक्रम सिंह की सारी गतिविधियां देख रहा था, उत्सुकता से पूछ बैठा, क्या हुआ सर? कोई खास बात? यह व्यक्ति जिसका नंबर मोबाइल में महंत के नाम से फीड है, कोई संदिग्ध व्यक्ति लगता है। ऐसा करो, वैदेही का नंबर एयरटेल कंपनी का है। तुम कंपनी के ऑफिस से महंत के नंबर की जांच कराओ, या ऐसा करो, उन सभी नंबरों के बारे में भी पूछो कि यह नंबर किसके हैं जो फोन में फीड नहीं है। धर्मेंद्र ने वह कागज उठा लिया और विक्रम सिंह द्वारा बताए गए काम को करने के लिए जाने को हुआ ही था कि तभी विक्रम सिंह ने उसे रोक लिया। 2 मिनट रुको, जरा मैनेजर को भी फोन कर लूं। इस बार भी उसने वैदेही के फोन से ही मैनेजर को फोन लगाया। आहूजा ने फोन उठाया और सशंक स्वर में बोला, हेलो। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोल रहा हूं। ओह, वही मैं कहूं, इस फोन से अब कैसे कॉल आ गई? सब इंस्पेक्टर ने जैसे आहूजा को सुना ही नहीं। कल रात 10:02 पर तुमने वैदेही को फोन किया था? जी हां, मुझे वैदेही को एक मीटिंग की सूचना देनी थी। 10 बजे रात में ऑनऑफिशियल मुद्दों पर बात करना कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। दूसरी बात, एक अधिकारी और उसके मातहत के बीच इतनी रात में 13 मिनट की बात कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने मन की शंकाओं को अपने प्रश्नों से प्रकट कर दिया था। देर में फोन करने का कारण यह था कि मुझे सूचना ईमेल से मिली थी, जो 9:48 पर मेरे लैपटॉप पर आई थी। देर तक बात करने का कारण यह था कि मेरे द्वारा उससे मीटिंग अटेंड करने की बात पर उसने बताया था कि अगले दिन वो बैंक नहीं आ पाएगी। मेरे यह कहने पर कि मीटिंग जरूरी है, जो उसके सेक्शन से ही संबंधित था, अतः यदि बहुत आवश्यक न हो तो वो आ जाए। इस पर उसने बताया था कि उसका काम मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी है। तब मैं उससे मीटिंग के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता रहा था। उसी में इतना समय लगा था। मैनेजर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उस समय तक वह अपने इरादों को निश्चित कर चुकी थी। उसकी बातों में कुछ विशेष आपने नोट किया था? हाँ, इतना तो लगा था कि वह कुछ विशेष करने जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि वह आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि उसने कहा था जो कुछ भी रह जाएगा उसे परसों देख लेगी। अच्छा, आप शाम 6 बजे गेस्ट हाउस पहुंच जाना। वहां कई लोग इकट्ठे होंगे, पहुंच जरूर जाना। समय याद रखना, शाम को ठीक 6 बजे। वहां क्या होगा? आहूजा ने संशय भरे स्वर में पूछा। वहां मैंने उपस्थित उन सभी लोगों को बुलाया है जो किसी भी तरह से संबंधित रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं लोगों में से किसी का इस हत्या में हाथ है। इतना कहकर विक्रम सिंह ने फोन काट दिया। फिर विक्रम सिंह ने अपने मोबाइल से मालती को फोन लगाया। तुरंत ही उधर से फोन रिसीव किया गया। जी दरोगा जी, आप कितनी देर में आएंगे? नहीं, मैं अभी नहीं आ रहा हूं, लेकिन शाम 6 बजे जरूर आऊंगा। तुम अपने गेस्ट हाउस की सभी किराएदार लड़कियों को बोल दो कि वह सब 6 बजे गेस्ट हाउस पर ही रहे। अपने गेस्ट हाउस की केयर टेकर को भी। सभी लोग मुझे गेस्ट हाउस पर ही मिलना चाहिए। ये कहकर विक्रम सिंह ने अपना मोबाइल काट दिया और धर्मेंद्र से बोला, अब देखना असली मजा। भाग 9। शाम के 5:15 सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह विभागीय बोलेरो से थाने को निकले थे।
तय समय के अनुसार उन्हें 6 बजे गेस्ट हाउस पहुंचना था। सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र वैदेही के फोन पर आई विभिन्न कॉलों के बारे में पता करने के लिए एयरटेल कंपनी के क्षेत्रीय ऑफिस गए थे। विक्रम सिंह ने उनसे गेस्ट हाउस जाने के रास्ते में ही मिलने को कहा था। इसी प्रोग्राम के तहत विक्रम सिंह घंटाघर चौक जा रहा था, जहां धर्मेंद्र को मिलना था और फिर दोनों को गेस्ट हाउस पहुंचना था। बोलेरो ड्राइवर ने दूर से ही धर्मेंद्र को देख लिया था। उसने उनके पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। धर्मेंद्र विक्रम सिंह के बगल में बैठ गया। बोलेरो चल दी तो धर्मेंद्र ने जेब से एक कागज निकाला और विक्रम सिंह की तरफ बढ़ाया। विक्रम सिंह ने कागज पर नजर दौड़ाई। शिवम आहूजा के ठीक ऊपर लिखे नाम को देखकर वह हल्का सा चौंका। लिखा था, महंत शिवानंद गिरी महाराज, अखंड तंत्र साधना पीठ, 528, देवपुरी, लखनऊ। अच्छा, तो यही है महंत? विक्रम सिंह हौले से बुदबुदाया था, लेकिन धर्मेंद्र ने फिर भी उसकी बात सुन ली थी। क्या आप इन महंत से पूर्व परिचित हैं? धर्मेंद्र ने पूछा था। आमने सामने की मुलाकात तो कभी नहीं हुई, लेकिन इनके बारे में सुन बहुत रखा है। मैं ही नहीं, इस शहर के अधिकांश लोग इनसे परिचित हैं। शहर में इनका काफी नाम है। सामान्य नागरिकों के अतिरिक्त बड़े बड़े नेताओं का भी वहां आना जाना रहता है। इसका मतलब इनकी तगड़ी राजनीतिक पहुंच है। यह बात तो तुम्हारी सही है। असल में उनके प्रशंसकों की शहर में काफी बड़ी संख्या है, जो उनके इस हद तक अनुयायी हैं कि चुनाव में किस दल को वोट देना है यह भी महंत जी से ही पूछते हैं। उनकी चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता ने नेताओं को भी उनका भक्त बना दिया है। फिर तो इन महंत तक पहुंचना ही आसान ना होगा। कैसे पूछताछ होगी इनसे? धर्मेंद्र ने शंका जाहिर की। यह तुमने अच्छी बात कही। मुझे भी लग रहा है कि इनसे पूछताछ आसान नहीं है, लेकिन इस विचार ने मेरे इनसे मिलने के निश्चय को और दृढ़ कर दिया है। मुझे आसान काम में मजा ही नहीं आता, मुझे तो टेढ़े काम में ही आनंद आता है। जहां तक महंत की प्रतिष्ठा की बात है, तो मैं अपने काम में लगता हूं तो किसी की प्रतिष्ठा वगैरह को नहीं देखता, चाहे वह महंत हो या कोई मंत्री। धर्मेंद्र चुपचाप अपने सीनियर के चेहरे को देखता रहा। तभी विक्रम सिंह ने बात का रुख बदलते हुए कहा, महंत के यहां तो कल चलेंगे, तभी उस पर दिमाग लगाएंगे। अभी तो गेस्ट हाउस में जो महान विभूतियां बैठी होंगी उन पर दिमाग लगाया जाए। जब वह दोनों गेस्ट हाउस पहुंचे तो 6 बजने में 10 मिनट शेष थे। मेन गेट खुला था। उसके बगल में ही केयरटेकर जानकी खड़ी थी। विक्रम सिंह ने गाड़ी गेट के अंदर प्रविष्ट कर दी। एक जगह गाड़ी खड़ी हुई और दोनों सब इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरे। जानकी भी तब तक गाड़ी तक आ गई थी। उसने दोनों को अभिवादन किया और अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों ग्राउंड फ्लोर पर बने डाइनिंग रूम में आ गए, जहां बड़ी गोलाकार मेज के चारों तरफ पड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे थे। मिसेस खन्ना, बैंक मैनेजर आहूजा, गेस्ट हाउस में रहने वाली अन्य लड़कियां, शालिनी वर्मा, रचना तिवारी, कल्पना गुप्ता और रजनी कश्यप सभी एक एक कुर्सी पर बैठे थे। वहां 2 कुर्सियां खाली थीं, जिन पर विक्रम सिंह और धर्मेंद्र बैठ गए थे। बैठने से पहले विक्रम सिंह जानकी से बोला, तुम्हारा पति भी तो साथ में ही रहता है, अपने पति को बुला लाओ और दोनों यहीं रहना। जानकी उलटे पैर लौट गई। फिर विक्रम सिंह ने मालती से ही बात की शुरुआत की। हाँ तो मैडम, कल दोपहर में जहां से हमारी बात समाप्त हुई थी वहीं से आगे बात बढ़ाते हैं। आपका कहना है कि आप वैदेही के तंत्र मंत्र के बारे में वाकिफ थीं, लेकिन भूत प्रेत के डर से आपने किसी को नहीं बताया। मान लेता हूं कि आप भूत प्रेत से डर गई थीं। प्रश्न यह उठता है कि आपको इस बात पर यकीन कैसे हुआ कि वैदेही का संपर्क भूत प्रेतों से है? मालती कुछ लम्हों के लिए ठिठकी, फिर बोलना शुरू किया। मैं खुद कुछ अनुष्ठानों में शामिल हुई थी। आप शामिल हुई थीं? आपको क्या जरूरत थी? मालती चुप ही रही। विक्रम सिंह ने कुछ देर बोलने का इंतजार किया, फिर अनायास ही उसकी आवाज कठोर हुई। यह एक लड़की की मौत का मामला है, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा।
वैदेही का कहना था कि वह मृत आत्माओं से संपर्क कर सकती थी, उन्हें बुला सकती थी, उनसे बातचीत कर सकती थी। उसने मुझसे कहा था कि वह सुरेश जी की आत्मा से मेरी बातचीत करा सकती थी, इसीलिए मैं उसके अनुष्ठानों में शामिल हुई थी। मालती हिचकते हुए बोली थी। क्या आपकी खन्ना जी की आत्मा से मुलाकात हुई? नहीं। क्यों? वैदेही ने इसका क्या कारण बताया? उसका कहना था कि आत्मा से संपर्क शैतानों के देवता के प्रसन्न होने पर ही हो सकती थी। खन्ना की आत्मा इसलिए नहीं आई क्योंकि शैतानों के देवता प्रसन्न ही नहीं हुए। तुमने शैतानों के देवता को देखा? विक्रम सिंह ने नया प्रश्न किया। जवाब में मालती ने इनकार में सिर हिलाया। विक्रम सिंह ने डाइनिंग टेबल पर तेजी से हाथ पटका। यही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि शैतानों के देवता जैसी कोई चीज है ही नहीं। यह सिर्फ वैदेही के दिमाग की कल्पना थी, ऐसी कल्पना जिसने उसके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया था, और यह ऐसा प्रभाव था जिसके कारण न केवल वह खुद भयभीत थी बल्कि उसने आपको भी भयभीत कर दिया। असल में कोई चीज होती तो कहीं न कहीं आपको इसका एहसास जरूर होता। इतना कहने के बाद अचानक वह गेस्ट हाउस में रहने वाली अन्य लड़कियों से संबोधित हुआ। तुम में से कोई वैदेही के बारे में जो कुछ भी जानता हो वह निसंकोच बताए। चारों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए आंखों ही आंखों में एक दूसरे की सहमति ली। फिर कल्पना गुप्ता बोली थी। सर, वैदेही बहुत रिजर्व लड़की थी। वह अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी। हम सब भी वही सामान्य बातें जानती थीं जो उसके बारे में सबको पता है। विक्रम सिंह ने अपनी तीखी नजरें कल्पना गुप्ता के चेहरे पर गड़ा दी। वह जो भी पूजा अनुष्ठान करती थी उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता? लेकिन कल्पना गुप्ता चुप ही रही। बस उसने गले में अटका थूक निगला। सब इंस्पेक्टर के लहजे से वह डर गई लगती प्रतीत होती थी। या किसी अन्य लड़की को कुछ पता लगा हो? उसने बारी बारी से अन्य लड़कियों पर नजर दौड़ाई। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रचना तिवारी धीरे से बोली थी। हाँ बोलो। मुझे यह आभास हो गया था कि वैदेही अपने कमरे में तांत्रिक क्रियाएं करती रहती थी। मेरा कमरा वैदेही के बगल में था और मुझे हवन की सुगंध और धुआं महसूस होता रहता था। मैंने इस बारे में आंटी से बताया भी। उन्होंने वैदेही से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा कमरा बदल दिया। कमरा बदल दिया मतलब अब तुम उस कमरे में नहीं रहती हो? जी, आंटी ने मुझे स्टोर में शिफ्ट कर दिया और मेरे कमरे को स्टोर बना दिया। विक्रम सिंह मालती की तरफ घुमा। मैडम, क्या आप बताएंगी आपने इस रहस्यमय बात को छुपाने का प्रयास क्यों किया? आपने इस लड़की का कमरा क्यों बदल दिया? मैंने बताया तो है सर कि शैतान के देवता के डर से इस बात को उजागर नहीं होने देना चाहती थी। दूसरा, अपने पति की आत्मा से मिलने के लालच में भी अनुष्ठान को बाधित नहीं होने देना चाहती थी। देखिए मैडम, ये शैतान के देवता की रट तो अब बंद ही कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि वैदेही की मौत किसी अनुष्ठान की वजह से नहीं हुई है। उसने या तो कल्पनाओं के अतिरेक में आत्महत्या कर ली या फिर किसी ने सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है। यह तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस बारे में जो भी जानती हैं वह बिना कुछ छुपाए बता दें। विक्रम सिंह कठोर स्वर में बोला था। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, जो भी जानती थी सब बता दिया। मालती धीमे स्वर में बोली थी। ठीक है, वह बोला और उसकी नजरें हॉल में बैठे लोगों पर तैरने लगीं। फिर उसकी निगाहें कुर्सियों के पीछे खड़ी जानकी और उसके पति रामदरश पर टिक गईं। जानकी करीब 35 वर्ष की सामान्य शक्ल सूरत की महिला थी। उसका पति एक प्राइवेट स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। वैसे वेतन तो जानकी को ही मिलता था, लेकिन अपने खाली समय में बाहरी कामकाज के सिलसिले में रामदरश जानकी की मदद कर देता था। अपने आप को सब इंस्पेक्टर की निगाहों की जद में आते देख जानकी के तिरपन कांप गए। तुम यहाँ की केयर टेकर हो तो तुम्हारा तो सारी लड़कियों से संपर्क रहता होगा। सब इंस्पेक्टर की कड़कदार आवाज गूंजी। जी। जानकी हकलाते हुए बोली। गेस्ट हाउस की सफाई व्यवस्था का क्या इंतजाम है? कमरे के अंदर की सफाई का काम लड़कियां खुद करती हैं। कमरे से निकले कूड़े को लड़कियां डस्टबिन में भरकर कमरे से बाहर रख देती हैं। सुबह सुबह सफाई कर्मचारी
उस कूड़े को उठा ले जाता है। वैदेही के कमरे से निकलने वाले कूड़े में हवन सामग्री भी होती होगी। तुमने उसे देखा तो होगा ही। तुमने उसके बारे में क्या सोचा था? मुझे अटपटा लगा था। मैंने मालकिन को इस बारे में बताया था। इसके अलावा मुझे भी उस कमरे से आने वाली विचित्र आवाजें सुनाई देती थीं। मैंने इस बारे में भी बताया था। जवाब में मैडम ने क्या कहा? मैडम ने चुप रहने को कहा था। उन्होंने कहा था, मैं अगर इस बारे में किसी से कहूंगी तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं डर कर चुप हो गई थी। विक्रम सिंह ने मालती को घूर कर देखा। फिर वह ब्रांच मैनेजर आहूजा से संबोधित हुआ। हाँ मैनेजर साहब, आप बताइए। आपने परसों देर रात वैदेही को फोन करने का जो कारण बताया था, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जी। आहूजा के चेहरे पर परेशानी के भाव झलके। फिर जैसे उसने अपने को तैयार कर लिया। एक कारण है तो सही, लेकिन उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। आप कारण तो बताइए। संबंध है या नहीं है, यह तय करने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उसे पसंद करता था। जैसा मैंने बताया, मेरी पत्नी का देहांत काफी पहले हो गया था। काफी समय ऐसे ही गुजार दिया था। मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा न था, लेकिन जब से वैदेही मेरी ब्रांच में आई, मेरा इरादा बदल गया। वह सुंदर तो थी ही, बातचीत में भी काफी अच्छी थी। लेकिन आप में और उसमें तो उम्र का एक बड़ा फासला था। क्या वैदेही के अंदर भी ऐसी ही कोई फीलिंग थी? उम्र के इस फासले की वजह से ही तो कभी उससे इस बारे में खुलकर बात नहीं हो पाई थी। परंतु उससे बात करना अच्छा लगता था, और उसने भी मेरे इस तरह से काफी देर तक बात करने पर कोई ऐतराज नहीं जाहिर किया था। आपकी नजर में आपके वक्त बेवक्त बात करने पर ऐतराज जाहिर न करने का क्या कारण हो सकता है? पहले तो समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने के कारण उसके द्वारा समय समय पर ली जाने वाली छुट्टियों को बेहिचक स्वीकृति दे देता था। यानी गिव एंड टेक की दोस्ती थी। मैनेजर चुप ही रहा। फिर विक्रम सिंह ने अपने साथ लाई फाइल से एक सफेद कागज निकाला तथा जेब से पेन निकाला और दोनों चीजें आहूजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस पर कुछ लिखिए। क्या लिखूं? आहूजा अचकचाता हुआ बोला, जो भी मन में आए या लिख दो। मेरा नाम शिवम आहूजा है और मैं बैंक में मैनेजर के पद पर काम करता हूं। हिचकते हुए आहूजा ने कागज पर वहीं लिख दिया। विक्रम सिंह ने वह कागज अपने हाथ में पकड़ लिया। विक्रम सिंह की यह हरकत किसी की समझ में नहीं आई, लेकिन कोई बोला नहीं। परंतु विक्रम ने सबके मन में उठ रहे सवालों को समझ लिया था। पहले तो सब इंस्पेक्टर ने वह कागज मोड़कर जेब में रख लिया। फिर वह बोला, यह कागज ही मुझे हत्यारे तक पहुंचाएगा। आहूजा कांप गया। ये कागज तो कोरा है, सिर्फ मेरी लिखी एक लाइन है। फिर ये आपको हत्यारे तक कैसे ले जाएगा? तुमने कुछ किया है? नहीं। तो फिर क्यों डर रहे हो? विक्रम सिंह शुष्क स्वर में बोला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यहां मौजूद हर व्यक्ति यह अच्छे से समझ ले, बिना मुझे बताए कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। जब भी जरूरत होगी किसी को भी मैं बुला सकता हूं। भाग 10। सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां से जा चुका था, लेकिन वहां पर अभी तक एक डरावनी सी शांति बिखरी थी। सबसे पहले जानकी ने ही उस शांति को भंग किया। आप लोगों का खाना लगा दूं? लेकिन जवाब में कोई कुछ न बोला, जैसे सबकी भूख प्यास सब समाप्त हो गई हो। तभी कल्पना गुप्ता उठ खड़ी। आंटी, मैं और रजनी कश्यप मेरी ताई जी के यहाँ जा रहे हैं। कितनी देर में लौटोगी? कितनी देर में आंटी? मैं तो कई दिन बाद लौटूंगी। यहाँ से डर कर जा रही हो? मालती ने कुछ वितृष्णा भरे स्वर में कहा। डरने की बात नहीं। सुबह मैंने अपने घर फोन पर सारा कुछ बताया था, तो घर वाले वापस बुला रहे थे, लेकिन दरोगा जी ने शहर में रहने को बोला है, तो घर वालों ने कुछ दिन ताई के यहाँ रहने को कहा है।
फिर थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। कल्पना और रजनी वहां से जाने लगीं तो जानकी बोली, रुकिए, अभी खाना लगा देती हूँ, खाना खाकर जाइए। नहीं, खाना वहीं ताई जी के यहाँ खा लूंगी, खाने के चक्कर में देर हो जाएगी। इतना कहकर दोनों बाहर निकल गईं। शालिनी वर्मा और रचना तिवारी अभी भी अपनी जगह पर बैठी थीं। मालती ने कटाक्ष भरे स्वर में उन दोनों से कहा, तुम लोग भी कहीं जाओगी? नहीं नहीं, हम कहीं जाएंगे, लेकिन रात में हम दोनों साथ साथ एक ही कमरे में सोएंगी। मालती ने सुकून की सांस ली। कम से कम कोई तो रुक रहा था। गेस्ट हाउस बिल्कुल खाली नहीं हो रहा था। फिर वह जानकी से बोली, लगाओ खाना, खाना खाकर सोया जाए। यह सुनकर जानकी किचन की तरफ बढ़ चली। उसके पीछे उसका पति भी हाथ बंटाने चला गया। थोड़ी देर में सबने खाना खा लिया था। रचना और शालिनी अपने कमरे की ओर चली गई थीं। उस समय जानकी गंदे बर्तन इकट्ठे कर रही थी। जब मालती ने उससे कहा, खाना खाकर मेरे कमरे में आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी दीदी। जानकी ने उत्तर दिया और बर्तन उठाकर चली गई। उस समय रात के 9 बज थे। मालती बोझिल कदमों से अपने कमरे पर आ गईं। पुलिस के सामने उनके दबाव में उन्होंने अनेकों ऐसी बातें बता दी थीं जो नहीं बतानी चाहिए थीं। अब उन्हें यही डर सता रहा था कि वह शैतानों का देवता उनसे नाराज न हो गया हो। भले ही उन्होंने वैदेही द्वारा दी गई डायरी का किसी से जिक्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों के देवता का जिक्र तो कई बार किया था। क्या अपने जिक्र मात्र से ही वह शैतान उनसे नाराज हो जाएगा? वह जितना सोचती थीं, उनके अंदर का भय उतना ही बढ़ता जाता था। तभी उड़के हुए दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह समझ गईं, जानकी आई होगी। अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। दरवाजा खुला और जानकी ने अंदर प्रवेश किया। जानकी, आज तुम मेरे साथ यहीं मेरे कमरे पर सो जाओ, मालती ने जानकी से कहा। इस बात के जवाब में जानकी कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं इनको इस बारे में बता दूं। हाँ हाँ बता दो, लेकिन जरा जल्दी आना। जानकी चली गई और 15 मिनट बाद ही वह फिर से लौट आई। उस समय तक मालती बिस्तर पर लेट गई थीं। जानकी कमरे में इधर उधर कुछ देखने लगी। क्या ढूंढ रही हो? कोई चद्दर मिल जाती तो जमीन पर बिछाकर लेट जाती। अरे नहीं, जमीन पर लेटने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा तो बिस्तर है, इसी पर लेट जाओ। जानकी संकोच करती हुई बिस्तर पर एक कोने में लेट गई। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। जानकी मालती की तरफ पीठ किए हुए लेटी रही। मालती ने ही पूछा, क्या हुआ जानकी, सो गई क्या? नहीं तो। क्या सोच रही हो? जानकी मालती की तरफ घूमी। दीदी, मुझे डर लग रहा है। मैंने पुलिस वालों को कमरे में होने वाले तंत्र मंत्र के बारे में बता दिया था। कहीं वह भूत हमसे नाराज तो नहीं हो जाएगा? था तो मालती के मन में भी यही, लेकिन जानकी से यह तो नहीं कह सकती थी। उसका हौसला बढ़ाती हुई बोली, अरे डरने की बात नहीं है, सब इंस्पेक्टर ने कहा ही था, यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। वैदेही का मामला या तो आत्महत्या है या हत्या का। निश्चिंत होकर सो जाओ। हालांकि उनको खुद ही अपनी बात खोखली लग रही थी। उसके थोड़ी देर बाद दोनों सो गई थीं। पता नहीं कितनी देर तक मालती सोती रहीं। अचानक खटखट की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई। पूरे कमरे में अंधेरा था, जबकि उन्होंने सोते समय बल्ब जलने दिया था। अगर लाइट चली भी गई होती तो इन्वर्टर चालू हो जाता, फिर अंधेरा कैसे हो गया? अभी वह इस बात का रहस्य ढूंढ ही रही थीं कि खिड़की के पल्ले हिलने लगे। लगता था आंधी आ गई थी। उन्हें डर लगने लगा था। अंधेरा उनके अंदर के डर को बढ़ा रहा था। तभी उन्हें याद आया कि जानकी भी तो यहीं है। उन्होंने आवाज लगाई, जानकी, जानकी, देखो कमरे में अंधेरा हो गया है, इन्वर्टर भी शायद काम नहीं कर रहा है, रोशनी का इंतजाम करो। लेकिन जानकी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। मालती को संदेह हुआ। उन्होंने उस जगह को टटोला जहां जानकी लेटी थी।
वह जगह खाली थी। मालती बुरी तरह चौंक गईं। ये जानकी बिना बताए कहां चली गई। तभी उनके हाथों से उनका मोबाइल टकराया। उन्होंने मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन कर दी। कमरे में थोड़ी सी रोशनी फैली। कमरे में जानकी कहीं नहीं थी। तभी मोबाइल की बैटरी लो हो गई और टॉर्च बंद हो गई। फिर से कमरे में अंधेरा छा गया। तभी फटाक की आवाज के साथ खिड़की के दोनों पल्ले अपने आप खुल गए। पहले तो मालती ने समझा कि शायद तेज हवा के कारण पल्ले खुले होंगे, लेकिन यदि हवा से पल्ले खुले होते तो हवा का एहसास मालती को भी होता, लेकिन उसे तो हवा का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। मालती को लग गया था चीजें सामान्य नहीं हैं। तभी खिड़की के सामने एक रोशनी का गोला आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गेंद को आग लगाकर हवा में उड़ा दिया गया हो। वह आग का गोला कुछ देर तो खिड़की के सामने हवा में तैरता रहा। फिर अचानक ही वह गोला खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर आ गया। पूरे कमरे में रोशनी हो गई थी। मालती को लगा अब उनका अंत समय आ गया है। डर से उनका शरीर थरथर कांप रहा था। वह गोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। आग की तपिश से उनका पूरा शरीर जलने लगा था। अब गोले के अंदर एक चेहरा दिखने लगा था। उस छवि के होंठ हिले और आवाज गूंजी, मरने के लिए तैयार हो जा। मालती का मन कर रहा था कि वह दहाड़ मारकर रोने लगे, उस चेहरे से गिड़गिड़ाकर जीवन की भीख मांग ले, लेकिन मुंह से कोई बोल ही ना निकले। फिर आवाज आई, मरने से पहले यह नहीं पूछेगी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। मालती बेचारी क्या बोलती, उसकी तो आवाज ही चली गई थी। वैदेही ने तुझसे कहा था कि वह जो मेरी पूजा करती है उसे किसी को बताना नहीं है, लेकिन तूने इस बात का इतना प्रचार किया कि बच्चा बच्चा मेरे बारे में जान गया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, तुझे मरना होगा। वह आग का गोला तेजी से मालती की तरफ लपका। वह समझ गईं, अगर आग का गोला उनके शरीर से टकराया तो वह जलकर मर जाएंगी। उन्होंने बचने के लिए आखिरी प्रयास करना चाहा। वह बिस्तर छोड़कर भागी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह गोला उनके सामने आ गया। अब उनके सामने खिड़की से बाहर भागने के अलावा कोई रास्ता न था। उन्होंने सोचा खिड़की के प्रोजेक्शन से लटककर वह नीचे कूद जाएंगी। वह तेजी से खिड़की की तरफ भागी, लेकिन हड़बड़ाहट में उनका पैर किसी वस्तु से टकराया। उनका संतुलन बिगड़ गया और उनका शरीर खुली खिड़की से होता हुआ सिर के बल जमीन से जा टकराया। मालती को लगा उनके सिर पर किसी हथौड़े का तेज प्रहार हुआ और उनके मुंह से तेज चीख निकली।